एवरीवन, आज के वक्ता है सीमाबेन आसर। वो हमारे क्यूसीआई फर्स्ट बैच जो हुआ दीपक भाई के अंडर में पाटीदारवाड़ी में, वहाँ क्यूसीआई में हमारे ये फर्स्ट रैंकर है। आई थिंक 85% आया था ना मैडम? हाँ जी। हाँ, आई रिमेम्बर। तो हमारे क्यूसीआई बैच के फर्स्ट बैच में फर्स्ट नंबर से पास हुए थे। और हमारे पाटीदारवाड़ी में लगभग 20 साल से सेवा दे रही है सीमा जी। और कॉमर्स ग्रेजुएट है, मुलुन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में है। और वहाँ भी सब कॉमर्स के तो सब सब्जेक्ट सिखाती है, और साथ साथ में ये योग के सर्टिफिकेट कोर्स जैसे छोटे छोटे कोर्स लेके सबको मोटिवेट करती है, और बहुत उनका साथ सहकार रहते हैं। तो आज का सब्जेक्ट हम उनसे सुनेंगे, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ओवर टू सीमा बेन आस्टर। हरिओम सभी को। थैंक यू नलसी भाई, दीपक भाई, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सभी का यहाँ पे पाटीदारवाड़ी में इतना फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है, तो बहुत अच्छा लगता है इनके बीच काम करना और इनके साथ रहना। सब लोग एक साथ मिलकर एक ओमकार करते हैं पहले, फिर शुरुआत करते हैं। सब सीधा बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे आंतरिक शांति का अनुभव। दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करेंगे। दोनों हाथ बंद आंखों के ऊपर। हरिओम। जैसे कि आपको नरसी भाई ने और दीपक भाई ने बताया, मेरा नाम सीमा आशर है। मैं करीबन 20 साल से यहाँ पाटीदारवाड़ी के साथ एसोसिएटेड हूँ, और साथ साथ मैं टीचिंग में भी अराउंड 18 to 20 ईयर्स से हूँ। तो डबल लाभ मुझे ये मिलता है कि योग के बारे में जो मैं सीखती हूँ वह मैं छोटे बच्चों को वहां जाके सिखाती हूँ। और आज का जो मेरा विषय है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है एक तो कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी अभी नरसी भाई ने बताया, वो तो करूंगी ही, बट एक और जो छोटी सी चिंता रहती है सबके मन में कि एग्जाम आएगी, कैसे उसको करना है, एग्जाम में कैसे अपियर करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो वो थोड़ा सा आपको मैं टिप्स जो मैंने खुद ने यूज किए थे और जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ हमेशा, तो वो मैं आज देने वाली हूँ। आशा है आपको ये बहुत यूजफुल होगा। ये जो पीपीटी मेरा है वो मैं दीपक भाई को भेज दूंगी, तो आपको कुछ वरी नहीं करना है कि कुछ नोट डाउन करे या कुछ लिखे वगैरह। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पीपीटी आपको मिल ही जाएगा बाद में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि एग्जाम का जो ये जो वर्ड ही थोड़ा डरावना लगता है सभी को, बड़े हो या छोटे हो या कोई भी हो, है ना। जब भी कोई एग्जाम आ रही है तो एक डर, फियर आ जाता है आपके मन के अंदर। सो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो चीज के लिए आप तैयारी नहीं करते हो ना, उसका डर लगता है। जो चीज को आपको पता नहीं क्या है वो चीज, तो आपको फियर आ जाता है ना। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, तो कोई एग्जाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। राइट। सो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आप बहुत अच्छे से ये एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ये एग्जाम या और कोई एग्जाम। तो आपसे मुझे एक वायदा चाहिए कि आपको रोज मेहनत करनी है, रोज इसके बारे में सोचना है, रोज निरंतर आपको पढ़ना है। राइट। आप में से बहुत सारे, अभी मैं गैलरी घुमा रही हूँ यहाँ पे, तो देख रही हूँ थोड़े बड़ी उम्र के भी है।
थोड़े ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बहुत सालों से कुछ पढ़ाई से छूट गए होंगे, या फिर कभी परीक्षा नहीं दी होगी, बहुत सालों पहले दी होगी। तो कोई बात नहीं है इसमें, ऐसा एज का कुछ नहीं है। मैंने भी बहुत सारी चीजें बहुत लेट शुरू की है, आफ्टर माय 40s आई हैव स्टार्टेड, और बहुत सारी परीक्षा अभी अभी दी है। जैसे कि मैंने अभी अभी एमबीए क्लियर किया है 5-6 साल पहले, क्यूसीआई की एग्जाम क्लियर की है, मेरा एमए किया है योगा में, अभी अभी किया है। यानी ऐसे एज कोई बैरियर नहीं होता है कि हम बहुत बड़े हो गए अभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, पढ़ नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सब अपने ऊपर होता है। सो ये थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ अब हम शुरू करते हैं। मैं मेरा पीपीटी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है ये स्क्रीन पे? कोई मुझे रिस्पॉन्स करेगा? हाँ, आपका एक्सप्रेशन से तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है। एक थम्स अप, या आई गॉट इट विराज भाई। हाँ, मिल गया मुझे आपका फीडबैक। ओके, थोड़ा बीच बीच में ऐसे फीडबैक देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये ऑनलाइन टीचिंग का ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम आपका चेहरा अच्छे से देख नहीं पाते हैं, तो फीडबैक नहीं मिलता है हमें। तो थैंक यू सो मच। हाँ, दीपक भाई का भी थम्स अप आ गया। ओके, सो ये जो अभी आप एग्जाम देने वाले हो, तो पहले तो एग्जाम का फियर निकाल दीजिए। हाँ, एग्जाम है वो, मतलब है वो एग्जाम है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है, ऐसा मन में आपको लाना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट, इट्स वेरी इजी। क्योंकि आप मन में जो थॉट्स लाएंगे ना, वैसा ही होने लगता है हमेशा। आपको पता ही है, आप सब योग से जुड़े हुए हो, आपने सुना भी होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, राइट। सो पहले तो एग्जाम ऐसे बड़ा हुआ है, बड़ी कुछ इवेंट होने वाली, ऐसा मत सोचो आप। इट इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं, ये जो कोर्स आप कर रहे हो उसका, तो आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मेरे ये क्वालिफिकेशंस है, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, हाँ। अभी कैसे पढ़ना है वो हम जानेंगे, उससे पहले ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दीपक भाई ने तो दिया ही होगा, बहुत सारे टीचर्स ने दिया ही होगा। ये जो योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम है वो 2015 में शुरू हुआ है। 2017 में हमारे यहाँ पाटीदारवाड़ी में आया था, और मैंने फर्स्ट बैच में ज्वाइन किया था। तो इसके 4 लेवल्स होते हैं। इस वक्त 3 लेवल की एग्जाम्स होती है, 4th लेवल का अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, राइट। तो ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है, जो सर्टिफिकेशन है, उसका पर्पस क्या है, क्यों ये लाया गया है? तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग संस्थाएं जो योग का कोर्स कंडक्ट करते हैं, तो सब अपनी तरह से अलग अलग करते हैं। तो थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, थोड़ा क्वालिटी लाने के लिए, यू शुड हैव सम क्वालिटी इन व्हाट यू आर डूइंग। तो वो लाने के लिए ये जो कोर्स है और ये जो सर्टिफिकेशन है इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी हम जाए एज ए योगा प्रोफेशनल, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस हो, मायना हो। ऐसे ही कोई आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशन से आप पढ़ के योग करवाने लगोगे तो वो सही नहीं है, राइट। सो गवर्नमेंट ने ये सर्टिफिकेशन एग्जाम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि आगे चल के जब हम ओवर द वर्ल्ड जाए तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस हो। ये जो इंडियन योगा एसोसिएशन है ये कंडक्ट करता है अभी ये जो एग्जाम है, एंड इसका अप्रूवल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आप जब ये एग्जाम पास कर जाओगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको इतना गर्व होगा, मतलब यू विल फील सो प्राउड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप एक योगा प्रोफेशनल हो। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए कि आपको ये करना है, आपको बहुत मेहनत करनी है और ये क्लियर करना ही है। ऐसा मन में आपको धारणा करनी है, जिद पकड़ के चलनी है, तो ही आप ये अच्छे से कर पाओगे। अब आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसके फायदे क्या है, आप सही पूछो मुझे, तो मैंने 2017 में ये क्लियर किया है। ये जो सर्टिफिकेट है उसको दिखा के मैंने कहीं पे भी मतलब मुझे कुछ जॉब मिला है, या कहीं पे भी मुझे कुछ अच्छा प्रपोजल मिला है या बिजनेस मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट वो क्योंकि वो सर्टिफिकेशन मेरे पास है, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो बात करने का तरीका है मेरा, वो बहुत बढ़ गया है। पहले भी मैं योगा करवाती ही थी सबको, लेकिन अभी जो करवाती हूँ ना, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है खुद के अंदर, वो बहुत रिमार्केबल होता है। तो वो एक बड़ा मोटिवेशन है आपको ये सर्टिफिकेशन करने के लिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये शुरू किया हुआ है। तो आगे चलकर जो यंग पीपल है जिनको करियर करना है इसमें,
तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है और पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, करेक्ट। एंड ये जो सर्टिफिकेशन है ना, वो ऐसे ही कि सबको नहीं मिल जाता है, ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आपको चेक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे कॉलेज के बच्चे तो सबको मैं सर्टिफिकेट दे दूं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। थर्ड पार्टी बिल्कुल प्रोफेशनली एग्जाम लिया जाता है, जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, सीए, सीएस, एमबीए वगैरह, तो इसी तरह से ये एकदम प्रोफेशनली लिया जाता है। और जब आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है तो आपका नाम ऑल इंडिया रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल में आ जाता है। यानी वेबसाइट पे कोई भी जाके आपका नाम चेक कर सकता है, आपका जो नंबर दिया जाता है, हर एक को एक नंबर मिल जाता है, तो वो नंबर से आपका नाम है कि नहीं वो चेक कोई भी कर सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी वो चेक कर सकता है गवर्नमेंट की वेबसाइट से। ओके। तो और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, उन्होंने भी ये डिग्री को रिकॉग्नाइज किया है। अगर आपको कोई फॉरेन डेपुटेशन योगा के लिए भेजना है तो ये डिग्री बहुत आपको काम आएगा। तो ये हो गए आपके बेनिफिट्स। अभी ये आपको सबको पता है कि 4 लेवल है। अभी आप लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे पाटीदारवाड़ी में, और ये जो पढ़ाई है वो मतलब ऑल ओवर पूरा जो कवर हो जाता है सबका सिलेबस। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप लेवल 1 में एग्जाम दोगे, लेवल 2 में एग्जाम दोगे, लेवल 3 में एग्जाम दोगे, कहाँ पे आपको एग्जाम देना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़े थोड़े डेप्थ का जो फर्क पड़ता है। यानी लेवल 1 का डेप्थ थोड़ा सा कम है, लेवल 2 का थोड़ा ज्यादा है, लेवल 3 का और ज्यादा है। हमने जब ये एग्जाम दी थी तो लेवल 1 और लेवल 2 ही हुआ करते थे, अभी लेवल 3 भी इंट्रोड्यूस हो गया है। मैंने लेवल 2 की एग्जाम दी थी, जो अभी यहाँ इसको बोलते हैं योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आपको नक्की करना है, आपको डिसाइड करना है कौन सी एग्जाम आप देने वाले हो। ये आप आराम से सोच सकते हो। एग्जाम के पहले आपको दीपक भाई पूछेंगे जब भी फॉर्म भरना होगा कि कौन सा लेवल आपको देना है, उस वक्त आपको डिसाइड करना है। तो अभी इसके बारे में ज्यादा आप वरी मत कीजिए, आपको क्या सीखने मिल रहा है यहाँ पे उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे आप, ठीक है। अब ये जो सर्टिफिकेट है ना, उसकी वैलिडिटी होती है, ये भी आप जान ले तो अच्छा है। वेबसाइट पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो जो फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, हाँ। सेकेंड लेवल का जो है वो 3 साल के लिए, और थर्ड लेवल का भी 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये एक मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बताने के लिए। हाँ, अभी आ गए एग्जाम के ऊपर। हाँ, मेन जो चीज है अभी यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं वो एग्जाम के लिए कैसे आपको तैयारी करना है। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि एग्जाम जो है उसका फियर आपको निकालना चाहिए। कोई चीज से हम डरते कब है, जब उसके बारे में हमको पता नहीं होता है ना ज्यादा, तो हमको डर लगता है। तो अभी आज क्या करेंगे, हम उसके बारे में अच्छे से पता कर लेंगे। ये जो एग्जाम कैसे देना है, क्या करना है, कितने मार्क्स है, उसके बारे में हम अच्छे से पता करेंगे। तो हमारा माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा और हम एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये जो लेवल 1, 2 और 3 की डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, ये सब वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, सो आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। और आपको पीपीटी भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल मार्क्स सभी के 200 ही है, थियरी और प्रैक्टिकल को मिला के 200 ही है। सिर्फ फर्क लेवल 1 और लेवल 2 में ना 60 मार्क का थियरी है। यहाँ पे जो मार्क्स लिखे ना लेफ्ट साइड पे, वो 60 मार्क का थियरी है और 140 मार्क का प्रैक्टिकल्स है। यहाँ दोनों मिला के 60 140 हो गया 200, ठीक है। पास होने के लिए 70% ये क्राइटेरिया है। अभी कुछ चेंज अगर हुआ है तो पता नहीं, दीपक भाई आपको बताएंगे, बट मेरे ख्याल से 70% ही अभी भी है। तो सेम क्यों सेम है। 70% है, आप वो सोचिए। सी 70%, जैसे आप देखेंगे स्कूल्स वगैरह में 40% या 35% पासिंग होता है, बट यहाँ पे हमारा 70% पासिंग है। इसका मतलब गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे लोगों को ही ये डिग्री प्रदान करेंगे। समझ रहे हैं आप? अच्छे से अच्छे यानी जिसने अच्छे से अध्ययन किया है, अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, उनको ही ये डिग्री मिलेगी। तो जो ये डिग्री लेके आते हैं मतलब दे आर वेरी गुड योगा टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स एंड सो ऑन, राइट। सो 70% यानी 60 का 70% होता है 42, कम से कम इतना तो आपको मिलना ही चाहिए थियोरी में, और प्रैक्टिकल में कम से कम 98 मिलना ही चाहिए। ये कम वाला पार्ट है वो आप उसको देखो ही मत। आपको आपका एम होगा you have to score 140 in practical and 60 in theory. Okay, this is your aim. Don't look at the right side figures, ठीक है। और अगर आप थर्ड लेवल पे जा रहे हो, यानी थर्ड लेवल की एग्जाम देने वाले हो,
तो थोड़ा सा फर्क यहाँ पे है। टोटल तो 200 ही है, बट थियोरी का मार्क्स होगा आपका 80 और प्रैक्टिकल का मार्क होगा आपका 120। प्रैक्टिकल का 20 मार्क कम यहाँ पे है, थियोरी का बढ़ा दिया है, और सेम 70% पासिंग है। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा सा आइडिया मार्क्स के बारे में। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से अजय मैंने वेबसाइट से ढूंढा इन्फॉर्मेशन, उसमें सभी क्वेश्चन एमसीक्यू ही होते हैं। मैंने भी जब एग्जाम दी थी तो एमसीक्यू ही क्वेश्चंस थे, और अभी भी एमसीक्यू मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के नीचे कुछ आंसर्स दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी वैसा, तो आपको चूज करना है। तो वैसे वाले क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 60 और यहाँ पे 80, जैसे पहले वाले स्लाइड में मैंने देखा थियरी यहाँ पे 80 मार्क्स का है, और 2-2 घंटे का टाइम है आपको, 2 आवर्स फॉर द थियरी पेपर। आप सोचो कि 2 घंटे में पेपर हो जाएगा क्या, हमको हमेशा चिंता रहती है ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आपका हाफ एन आवर में ही हो जाएगा पेपर, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है ना, तो आपको हाफ एन आवर भी नहीं लगता है, इतना फास्ट हो जाता है पेपर, इतना मतलब फटाफट फटाफट आपको सिर्फ वो बबल ही करना है, सर्कल ही करना है आंसर को। तो अगर आपको जवाब आता है तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट होता ही नहीं है। हाँ, कोई कोई ऐसे सवाल होते हैं ना जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आपको, ना कि ये आंसर है कि ये आंसर है, क्योंकि 4 आपको ऑप्शन रहेंगे, तो ए भी सही लगेगा, बी भी सही लगेगा, राइट। तो वो सोचने में थोड़ा सा टाइम जाता है, राइट। तो ये 2 घंटे जो है ना बहुत सफिशिएंट है, आराम से आपका पेपर हो जाता है। तो ये भी आपकी चिंता निकाल दीजिए कि 2 घंटे में पेपर खत्म कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके आप कर पाओगे। एक हाफ एन आवर आप बैठ के आंख बंद करके ध्यान करोगे, फिर पेपर शुरू करोगे, तो भी हो जाएगा आपका पेपर, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो। ठीक है, उसके बाद थियरी क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ, एमसीक्यू टाइप, अभी मैंने बोला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी बाद में दिखाती हूँ। तो वहां पे ना क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके नीचे ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन अलग अलग उसके आंसर होते हैं, तो आपको उसमें से एक कोई भी चूज करना है, राइट। आंसर पेपर कैसा होता है उसका भी एक मैंने छोटा सा नमूना निकाला है, वो भी मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो जो आंसर शीट जो है ना, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं उसको, ओएमआर। ऐसा शीट होता है जो आपके जो आंसर्स आपने डाले ना वो कंप्यूटर चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से वहां पे मार्किंग करना होता है। अगर गलती किया वहां पे मार्किंग, आपका आंसर सही होगा बट आपने मार्किंग अच्छे से नहीं किया ना, तो वो कंप्यूटर तो मशीन है, उसको समझता नहीं है, वो जो उसको प्रोग्राम फीड किया गया है वैसे ही करेक्ट करता है। तो अगर आपने अच्छे से बबलिंग नहीं किया है तो वो आपको गलत देगा, अगर आपका आंसर सही है तो भी। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। मैं आपको बाद में पीछे के जो स्लाइड्स है उसमें दिखाती हूँ कैसा ओएमआर शीट होता है, कैसे आपको सही तरीका है मार्क करने का, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो ये भी एक चिंता निकाल दीजिए आपके मन से कि गलत आंसर मैंने लिख दिया तो माइनस मार्क हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगर कोई कोई ऐसे सवाल होते हैं ना उसका आंसर आपको समझ में ही नहीं आता है क्या है, मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई तो किया होगा, कभी कभी कुछ छूट गया है या कुछ याद नहीं आता है, तो आपको कुछ तो लिखना है, मतलब खाली नहीं छोड़ना है, राइट। आता नहीं है तो खाली नहीं छोड़ना है, तुक्का लगा के कुछ तो लिखना है, राइट, कुछ तो आपको मार्क करना है। तो क्या होगा, नेगेटिव मार्क तो नहीं है, गलत है तो कोई बात नहीं, बट सही आपका हो गया बाय चांस, आपको 1 मार्क जरूर मिल जाएगा। मैं हमेशा एग्जाम के पहले मेरे जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बीएमएस में पढ़ाती हूँ, और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है सब यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है वो लिखते हैं, तो उनको थोड़ा डर रहता है, तो उसके पहले उनको ये सब मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको नहीं भी आता है तो खाली नहीं छोड़ना है, उसको लिखना है, कुछ भी लिख के आओ, बट लिख के आओ। खाली अगर छोड़ोगे तो एग्जामिनर 0 ही देगा आपको, है ना। ब्लैंक है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ बंद गए, बट कुछ तो आपने लिखा है और वो बाय चांस सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो आपको नेगेटिव मार्क नहीं है तो उसका फायदा उठाना है, आंसर अगर नहीं आता है तो भी कुछ तो आपको गैस करके लिखना है। अब आपका जो थियरी पेपर है ना वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश में आता है। अभी कोई कोई शब्द है ना बहुत टेक्निकल होते हैं, तो आपको शायद हिंदी में अगर समझ में नहीं आए तो आप ऊपर इंग्लिश में जो वर्ड्स है वो पढ़ के समझ सकते हो, या वाइस वर्सा। यानी इंग्लिश में अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ तो हिंदी में जो वर्ड है वो पढ़ के मैं समझ सकती हूँ। अगर आप कोई और भाषा में देना चाहे तो वो फिर आपको
बताना पड़ता है एग्जाम के फॉर्म भरते वक्त ही, वो दीपक भाई आपको गाइड करेंगे। अगर आप मराठी में या और कोई एग्जाम में लैंग्वेज में देना चाहते हो तो फिर वो कैसे करना है प्रोसेस, वो दीपक भाई आपको बताएंगे। यूजुअली लोग जो है वो इंग्लिश या फिर हिंदी में जवाब देते हैं। इसमें लैंग्वेज का इतना मायना नहीं है, आपको समझने के लिए ही ये होता है, क्योंकि वो जो आंसर्स है वो तो फिक्स ही है। आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए गए, आपको सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है। तो आप इंग्लिश में एग्जाम दो या हिंदी में, आप समझ जाओ, वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेट, ये थोड़े से नेट से पिक्चर निकाले हैं कैसे एग्जाम होता है, आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे जो है ना, रिटन एग्जाम चल रहा है। ये देखो सब बच्चे बैठे, स्टूडेंट्स बैठे हैं, बच्चे तो मैं नहीं बोल सकती, बच्चे बड़े बूढ़े सब देते हैं ये एग्जाम। तो ये ऐसे बैठ के पेपर उनको दिया गया है और वो एग्जाम लिख रहे हैं आपका। हाँ, और ये साइड आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो है ये है प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। तो यहाँ पे एक पैनल बैठा रहता है। हाँ, 3-4 लोग, मोस्टली 3 लोग रहते हैं। और यहाँ पे साधक बैठे हैं जिनको बताया जाता है, हर एक साधक को बोला गया है, देखो यहाँ पे अलग अलग आसन कर रहे हो। तो ये हो गई आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रही है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि किस तरह से कंडक्ट होती है प्रैक्टिकल एग्जाम। यहाँ पे पैनल बैठा हुआ है और यहाँ पे साधक बैठे हुए। तो साधक अभी डिपेंड्स ऑन द पैनल, वो 3 लोग लेंगे, 6 लोग लेंगे, इस तरह से। यूजुअली 6 लोग, हमारे टाइम पे 6 लोग लेते थे एक साथ प्रैक्टिकल के लिए। तो हर एक साधक को कुछ ना कुछ आसन करने, प्राणायाम करने बताया जाता है, फिर उनको सवाल पूछे जाते हैं। ये भी डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे भी यही ऐसा वाला ही फोटो है जहाँ पे वाइवा चल रहा है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की ओर। ओके, तो थियोरी एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में मैंने समझा दिया, मार्क्स कैसे मिलते हैं, कैसे किस टाइप का पेपर आता है, फिर कैसे तैयारी करनी है, ज्यादा डिटेल में बाद में भी बताऊंगी। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम की ओर हम लोग आ रहे हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे अभी अभी आपने फोटो देखा, इट इज अ पैनल ऑफ 3 एग्जामिनर्स, यानी कम से कम 3 एग्जामिनर होते ही है। और जो 3 एग्जामिनर होते हैं ना, वो बहुत सालों से योग के फील्ड में जो बहुत सीनियर लोग होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और अलग अलग संस्था से आते हैं और अलग अलग जगहों से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में आप एग्जाम दे रहे हो तो मुंबई के ही लोग आएंगे। हाँ, कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सो हर एक कैंडिडेट, ये सब नेट में दिया गया है, नेट पे ही ये सब रूल्स है। एवरी कैंडिडेट शेल बी असेस्ड फॉर नॉट मोर देन 1 आवर। 1 घंटे से ज्यादा असेस प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होना चाहिए किसी का। एक्चुअली 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर में हो ही जाता है। तो अभी ये जो एग्जामिनर है वो क्या चेक करते हैं, आपको ये जानना जरूरी है ताकि आप अच्छे से तैयारी करो। तो प्रैक्टिकल में क्या चेक होता है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन, यानी आप आसन कर कैसे कर रहे हो, आप बराबर से विधिवत सिस्टमैटिकली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। ये एक चेक किया जाता है। दूसरा आपका टीचिंग स्किल, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है उसके बाद आप एक टीचर, योगा की टीचर हो गए, राइट। सो आपको पढ़ाने आता है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है, हमको समझ में सब आ जाता है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम दूसरों से करवा नहीं सकते कभी कभी। तो ये स्किल है कि नहीं आपके अंदर, ये भी चेक करना होता है उनको, एग्जामिनर्स को। फिर थेरेपी स्किल, इवैल्यूएशन स्किल, जैसे लेवल 3 और लेवल 4 में अगर आप जाते हैं तो उनको, जो एग्जामिनर्स को देखना है कि ये दूसरे की एग्जाम ले सकते हैं कि नहीं, परीक्षा ले सकते हैं कि नहीं। तो वो स्किल भी चेक की जाती है अगर आप लेवल 3 में जाते हो तो। फिर ये एग्जाम जो होती है ना, उसका रिजल्ट 30 डेज में दिया जाता है। ओके, हाँ, अभी आपको जब एग्जाम की तैयारी करनी है या इस कोर्स में आपने अभी एंट्री ले ली है ऑलरेडी, तो आपके अंदर कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए। हाँ, तो ये इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे कि आपको चेक करना है अपने आप को कि आपके अंदर ये सब क्वालिटीज है कि नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा, उसको और ज्यादा शार्पन करना है। अगर नहीं है तो आपको वो डेवलप करना है। ठीक है, सो सबसे पहली जो स्किल है, आप कोई भी लेवल ले लो, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, उसके अंदर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। अभी हमारा कभी कभी क्या होता है, ज्यादा हम लोगों से, यानी टीचिंग में नहीं है या बात नहीं ज्यादा कर पाते हैं या फिर समझा नहीं पाते हैं। तो आपने अगर सब ज्ञान जो है यहाँ पे ले लिया बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी।
तो आपको ये कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप करना होगा, राइट? तो ये कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, ये एक और पीपीटी अगर वक्त है, टाइम है तो मैं लेने वाली हूँ, तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है? बट अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि प्रैक्टिस करने से ही आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। जो बात करने का जो एक्सपर्टाइज है ना, वो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बोलने का, वही तभी वो इम्प्रूव होगा, ठीक है? सिर्फ ऐसे लेक्चर सुन के या सिर्फ बुक्स पढ़ के ये नहीं होता है, इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है? देन यू शुड हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल। जैसे कि अगर मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे सपोज पाटीदारवाड़ी में क्लास दिया गया है, तो मुझे 6 बजे प्रार्थना के बाद यानी 6:05 को क्लास लेना है, और 6:40 को मुझे नरसी भाई बोलते हैं कि 6:40 से मैंने आप ही दे जो, राइट? तो प्राणायाम उनको करवाना रहता है। सो मेरा ऐसे प्लानिंग होना चाहिए कि 6:05 और 6:40 के अंदर मुझे जो करना है, जो भी आसन सिखाने हैं, वो मेरे कंप्लीट हो ही जाने चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और साधकों के प्रैक्टिस के साथ। तो इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि 6:40 के बदले में 6:50 तक लेते ही जाओ, मेरा चलता ही जाए और पीछे वाला बंदा ऐसे ही बैठा रहे, वो बिल्कुल गलत है, राइट? सो यू शुड हैव दोस टाइम मैनेजमेंट स्किल। अगर आप आगे चलकर क्लास लेते हो या कोई लेक्चर लेते हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है कि नहीं, वो भी चेक होता है आपका। जब भी आप एग्जाम देते हो, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि आप बोलो 2 मिनट के लिए, और फिर आप 10-10 मिनट तक बोलते जाते हो, तो वो भी दिमाग में रखते हैं एग्जामिनर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज, ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। जब आप क्लास लेते हो, तो आपके सामने जो साधक बैठे हैं, उनको जम रहा है नहीं जम रहा है, कैसे उनको फील हो रहा है, वो आपको देख के समझना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से समझना चाहिए, उनको बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हाँ, अगर लेक्चर आपका शुरू हो रहा है 7 बजे और आप आ रहे हो 7:15 बजे, ये बिल्कुल गलत है। सो सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 50 पीपल, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। कभी आएगा कॉन्फिडेंस? जब आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब भी आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करना है, अगर नहीं है तो आपको लाना है आपके अंदर। जब भी आप एग्जाम देते हो ना, खड़े रहते हो आप एग्जामिनर के सामने, और आपको कहा जाता है कि ये आसन आपको लेना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके बोलने से ही समझ में आ जाता है, किस तरह से आप बोल रहे हो। ऑफ कोर्स एग्जाम में तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ रहता है, सभी का होता है। एज मैंने भी जब एग्जाम दी थी, थोड़ा सा हम अंदर से थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं, बट जैसे हम बोलने लगते हैं ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये भी आपको क्रिएट करना है, ये भी होगा आपका प्रैक्टिस से। You should have maturity, patience, compassion, active listening, यानी दूसरों के प्रति आपकी अच्छी भावना होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बार बार कोई आपको पूछे कि ये आसन है, मुझे नहीं आ रहा है, वापस बताओ, ये चीज नहीं समझ रही है। जी, एज अ टीचर मैं जब कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो बहुत बच्चे ना समझते नहीं है क्या मैं बोल रही हूँ, तो बार बार पूछते रहते हैं। और कुछ बच्चे तो जानबूझ के परेशान करने के लिए भी बार बार पूछते हैं, समझ में आ भी गया है, फिर भी वो परेशान करने के लिए, नो हाउ टीनेजर्स आर, जो छोटे बच्चे हैं जो 18-20 साल के, वो कैसे शैतान रहते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड यू हैव टू बी वेरी मैच्योर। आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होनी चाहिए, सबको टैकल करने आपको आना चाहिए, बिना गुस्सा हुए आराम से शांति से जवाब देना आपको आना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ बोलना एक टीचर का काम नहीं है, यू नो आपको लिसन करना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं, और जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसके पीछे क्या भाव छुपा हुआ है, वो भी आपको समझने आना चाहिए। इसके लिए बहुत आपको मैच्योरिटी चाहिए। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, यानी दूसरों को क्या तकलीफ है वो भी समझना चाहिए आपको। और लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, आप जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाने वाले हो, वो लैंग्वेज के ऊपर आपको मास्टरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप खड़े हो स्टेज के ऊपर और फिर वर्ड्स के लिए आप आ ता ता कर रहे हो और याद कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप वेल प्रिपेयर्ड यू शुड हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ाने वाले हो। देन अभी वापस आ गए हम एग्जाम के ऊपर और उसकी तैयारी के ऊपर, ठीक है? तो ये जो लेवल 1 का कोर्स है ना, इसमें 3 अलग अलग भाग है।
जिसमें थियरी का मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया 200 मार्क टोटल है, उसमें से थियरी का 60 मार्क्स है, राइट। तो 60 मार्क कैसे डिवाइड किया हुआ है वो बताया गया है। ये 3 अलग अलग सेक्शंस है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। तो 20-20-20 मार्क यानी सबको इक्वल वेटेज है। यूजुअली जो एग्जाम देते हैं ना बच्चे, वो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, मैडम ऑप्शन में क्या डालूं मैं, ऐसा पूछते हैं, क्या छोड़ दूं, क्या नहीं पढ़ूं। ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको हर एक चीज बारीकाई से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज को प्रॉपर वेटेज दिया गया है, या? तो कुछ छोड़ नहीं पाएंगे आप, आपको सब कुछ करना ही है जो भी सिलेबस में दिया है वो, ठीक है। देन प्रैक्टिकल जो है लेवल 1 का, उसके अंदर देखो, अभी ये क्यों मैं बता रही हूँ आपको, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जब जज किया जाएगा 140 मार्क्स के लिए, तो किस चीज को वेटेज दिया है, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा 80 मार्क्स का क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, यानी आप किस तरह से आसन कर रहे हो, सही पद्धति से, धीरे धीरे विधिवत कैसे कर रहे हो, उसको बहुत भार दिया गया, यानी 80 मार्क्स आपकी उसके ऊपर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो टीचिंग स्किल, आप वो आसन दूसरों को कैसे पढ़ाते हो, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो कि नहीं, बराबर इंस्ट्रक्शंस दे पाते हो कि नहीं, तो वो चेक किया जाता है, ठीक है। ये दो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज या फील्ड एक्सपीरियंस, ये आपको जो सवाल जवाब वाइवा होता है उसमें पता चलता है उनको कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप किस किस तरह से उसको अप्लाई करते हो। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, यानी आपकी जो आसन की जो प्रैक्टिस है वो आप यहाँ पे कर ही रहे हो सैटरडे संडे, बट आपको खुद को फुल वीक भी करना है। जब जब प्रैक्टिस कर पाओ तो आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स अच्छे हो जाए। और जहां जहां पॉसिबल हो आपको आसन एक ग्रुप में पढ़ाने हैं, आसन प्राणायाम। अगर आप कोई योगा क्लास से जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वहां पे जितना ज्यादा आप टीच कर सकते हो तो आप प्लीज कीजिए। अगर नहीं हो इस तरह से एसोसिएटेड, तो अपने घर में, अपनी सोसाइटी में 5-6 जन इकट्ठा कीजिए। अभी तो पैंडेमिक है, सबको योगा में बहुत इंटरेस्ट आ गया है, सबको सीखना ही है, हमको प्राणायाम सिखाओ, हमको योगा सिखाओ, सब लोग बोलते रहते हैं। तो सबको इकट्ठा करो, 5-6 लोगों को ऑनलाइन करो, अगर आप सबको घर पे हम नहीं बुला सकते तो ऑनलाइन आप क्लास कंडक्ट करो, जिससे आपका वो फ्लेयर आता है, यानी आपको जो प्रैक्टिस होती है ना, तो कैसे सिखाना है वो भी एक आर्ट है, कि आपको किस तरह से स्टूडेंट को आसन के बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, करना एक अलग बात है, हम खुद फटाफट कर लेते हैं, बट जब भूलना है और सिखाना है दूसरों को, तभी आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए प्रैक्टिस के सिवा और कोई चारा नहीं है आपके पास, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और उसके लिए एग्जाम तक मत रुकिए, एग्जाम में हम बोल देंगे ऐसा मत कीजिए, आप अभी से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ग्रुप बनाइए आपका, जिसमें आप प्रैक्टिस करवाते हो उनको। सो ये दोनों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अभी लेवल 2 भी देखेंगे तो सिमिलर है। लेवल 2 में भी सेम 60 और 140 मार्क का बाइफर्केशन होगा। 60 मार्क की ये थियरी है, इक्वली सब टॉपिक्स को डिवाइड किया है। तो जैसे मैंने पहले बताया, कोई टॉपिक को आप ऑप्शन में नहीं रख सकते, हर एक टॉपिक को बारकाई से पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक टॉपिक को इक्वल मार्क्स दिए गए हैं। और प्रैक्टिकल के लिए भी यहाँ पे सेम बाइफर्केशन है जैसे लेवल 1 में है, 80-40 डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग, सेम चीज जो मैंने बताई थी आपको वैसे ही। देन लेवल 3 अगर आप देना चाहते हो, तो लेवल 3 जो है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे जो थियरी के मार्क्स है 60 के बदले 80 हो गए, और प्रैक्टिकल में 140 के बदले 120 हो गए, टोटल तो 200 ही रहता है। बट ये थियरी और प्रैक्टिकल का थोड़ा सा मार्क्स में फर्क है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो एक ज्यादा यहाँ पे ऐड हुआ है, अप्लाइड योगा डाल दिया है, तो 80 मार्क्स यानी 20-20-20 होके 80 हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी देखो यहाँ पे जो है ना, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, आप जो आसन करते हो वो, उसके लिए 60 मार्क दिए हैं। टीचिंग जो स्किल है, आपको पढ़ाने की जो एबिलिटी है वो 20, और यहाँ पे जो एडिशनल देखिए आप, इवैल्यूएशन स्किल, यानी आप जब लेवल 3 पे जाते हो तो आप दूसरों को चेक करने वाले हो, है ना, दूसरों की टेस्ट लेने वाले हो, दूसरों की एग्जाम लेने वाले हो, राइट। तो आपको वो एग्जाम लेने, टेस्ट करने आता है कि नहीं, वो चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन स्किल, बराबर है। तो यहाँ पे उसके ये 20 मार्क्स डाले गए, और बाकी तो सब सेम है, ये 10 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 10 मार्क्स फॉर
फील्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सब मार्क्स के चक्कर में आप पढ़ो मत, ज्यादा इसके बारे में सोचो मत। ये मैंने इसलिए स्लाइड आपको डाला है कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस पैरामीटर पे आपको चेक किया जाएगा एग्जाम में, तो उसके ऊपर आप ज्यादा भार दे सकते हो, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो। एंड में स्टूडेंट को क्या करना होता है, पढ़ना होता है, तो आपका ध्यान फोकस पूरा पढ़ने के ऊपर ही होगा, है ना। अभी यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है? और भी थोड़ा एग्जाम के बारे में और थोड़ी स्लाइड्स है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। Ma'am, I have a doubt. या प्लीज Like से। in the evaluation, there is a parameter called field experience you Yes, yes, showed. yes. See, So, field experience is that if you are already teaching in some class or you're conducting some, yoga sessions, that is your field experience. If you don't have it, then also it's not a big problem. ठीक है, it's not, मतलब nobody asks you कि आपने कितना साल पढ़ा है वगैरह. So it's just a okay, parameter. That's it. Don't give too much weightage to it. okay. मैडम प्रीवियस थोड़ा स्लाइड बताएंगे? हाँ हाँ, प्रीवियस टू प्रीवियस जो फास्ट उसका भी, हाँ ये वाला, this one. मैं लेवल 3 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, लेवल 3 का यहाँ पे ये वाला देखो, लेवल 3 का ये थियोरी है एंड लेवल 3 का ये आपका प्रैक्टिकल है। हाँ, इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? इतना थियोरी थोड़ा बताइए ना। हाँ, इसमें जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन स्किल जो है आपका वो होगा 60 मार्क्स का, बराबर। फिर टीचिंग स्किल होगा 20 मार्क्स का, ये तो क्लियर है, बराबर है। ये पार्ट आपको समझना है, राइट? आई थिंक दैट इज योर क्वेश्चन। नहीं मैडम, मेरे को इसका प्रीवियस स्लाइड देखना है। ये वाला, ओके। हाँ, हाँ, तो ये आपका थियोरी पार्ट है। थियोरी जो पार्ट है उसके अंदर ये बाइफर्केशन है, जिसमें फाउंडेशन ऑफ योगा है, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा टेक्स्ट है, योगा एंड हेल्थ है, यानी ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड योगा। अप्लाइड योगा में ना थेरेपी आता है। थेरेपी मतलब ये आपको प्रॉब्लम है किसी साधक को, तो उसके लिए क्या कौन से आसन करवाना चाहिए, कौन से प्राणायाम करवाना चाहिए, ऐसा वाला, दैट इज अप्लाइड योगा। ओके, आई होप योर डाउट इज क्लियर। थैंक यू मैडम। ओके ओके, ठीक है। और कोई सवाल? हाँ जी, बोलिए। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हाँ जी, डेमोन्स्ट्रेशन, टीचिंग स्किल, थेरेपी स्किल, इवैल्यूएशन स्किल था। हाँ। व्हाट इज अ थेरेपी स्किल? थेरेपी स्किल नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। ये जो बोल रहे हो ना आप, मैं लेवल 2 का दिखाती हूँ आपको। सी दिस इज लेवल 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। मैम, योर स्लाइड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। हाँ, दिस इज सी प्रैक्टिकल एग्जाम, बराबर है। नॉट दिस स्लाइड, Then- अर्लियर स्टार्टिंग हाँ, the candidate will be assembled by a panel of 3 examiner, that yes, slide. करेक्ट। ओके, ठीक है। तो आप थेरेपी क्या है वो पूछ रहे हो मुझे, राइट? Yeah, therapy हाँ, skill. okay. So that is as equivalent to this particular word over here, application of knowledge. आपने जो सीखा है, जो आसन सीखे हैं, प्राणायाम सीखे हैं, उसको आप किस तरह से अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके सामने एक हार्ट पेशेंट है, तो अभी उसको कौन से आसन आप करवाओ। दिस इज थेरेपी स्किल और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। समझ में आया? आपके सामने एक अस्थमा का पेशेंट है, तो उसको कौन से आप प्राणायाम बताओगे। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इज इट क्लियर? Yes ma'am, thank you. ओके। हाँ, और कोई सवाल है? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अभी ये आ जाएगा जनरल, थोड़ा सा डिस्कशन होगा ये। दिस इज, यू ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको अच्छे नंबरों से, सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, राइट? आपको अच्छा ग्रेड लाना है, आपको अच्छे परसेंटेज लाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। यहाँ से आपको सब टीचर्स सब सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। सब टीचर्स आपको अच्छे से अच्छे टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन बता के आपसे आसन करवा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? सक्सेस आपको चाहिए ना, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपका जो सेल्फ टॉक है उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। हम अंदर ही अंदर दिमाग में बोलते हैं, अरे ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे से होगा नहीं। मैं खुद का ही एक्सपीरियंस दे रही हूँ कि मैंने जब ये कोर्स किया था 3 years बैक, ये जो पाटीदारवाड़ी में शुरू हुआ था, तो उस वक्त ना मेरा खुद का फिजिकल इतना ये नहीं था, मतलब मेरे जो आसन वगैरह इतने अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है मुझे ना, ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस है। मैं सिखाती हूँ, आई एम अ टीचर ना,
सो खुद करने की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो कुछ कुछ आसन तो इतने डिफिकल्ट लगते थे मेरे से होते ही नहीं थे, तो मेरे अंदर वो डाउट आता था कि डेमोन्स्ट्रेशन में तो मैं कर नहीं पाऊंगी अच्छे से। सो आई हैड टू चेंज दोस थॉट्स इन माय माइंड कि मैं कर पाऊंगी, मेरे से होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक आसन आपसे परफेक्टली हो, आपकी बॉडी एज के हिसाब से कुछ कुछ आसन नहीं होते हैं आपके, कुछ कुछ आसन एकदम अंतिम स्थिति में आप नहीं जा सकते, ओके, इट्स रियली ओके। इसके जो एग्जामिनर है ना उनको भी समझ में आता है कि अबाउ 50 है तो इसके आसन इतने परफेक्ट नहीं होंगे, राइट। सो आपके मन के अंदर ना वो जो सेल्फ टॉक चलता है, थॉट्स है, उसको पहले तो पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू विजुअलाइज योर सेल्फ एज ऑलरेडी हैविंग कंप्लीटेड द होल कोर्स एंड यू हैव दैट सर्टिफिकेट इन योर हैंड। आप, आपको ना दिमाग में हमारे जो सेल्फ टॉक हमेशा नेगेटिव रखते हैं, हम उसको निकाल के पॉजिटिव बनाना है कि मैं कर चुकी हूँ ये, और ये सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है, ये एग्जाम में पास हो चुकी हूँ अच्छे नंबरों से। तो ये आपको बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एंड सिर्फ ऐसे आधे मन से नहीं, सीमा मैडम ने बोला है तो हम बोल देते हैं, सोच ऐसा नहीं, खुद कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ आपको बिलीव करना है कि आपका ये एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। सो दैट इज योर सेल्फ टॉक एंड विजुअलाइजेशन। आपको अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बार ऐसे चीजें हुई थी, जैसे हमारे जो क्लास थे हम पाटीदारवाड़ी जाके हम लोग अटेंड करते थे, है ना। तो सैटरडे को इवनिंग में और संडे को मॉर्निंग में होते थे। तो संडे मॉर्निंग में क्या सब लोग सोए होते थे घर में, और मैं जल्दी जल्दी उठ के तैयार होके थोड़ा सा किचन का काम करके भाग भाग के जाती थी। तो फिर मैं आके थक जाती थी थोड़ा सा, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे जावा देने શું કામ કરે છે, મગજમારી તને કોણ પૂછે છે, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग माइंडेड, नहीं मुझे करना ही है। कभी कभी सैटरडे को क्या होता था, मैं लेक्चर, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मेरे टाइमिंग है 10:30 to 4:30। सो एवरी डे आई गो टू कॉलेज एट 9:30, 9:30 को मैं घर से निकल जाती हूँ और 5:30 को मैं आ जाती हूँ। तो लेक्चर्स हमारे 6 बजे शुरू हो जाते थे यहाँ पे पाटीदारवाड़ी में। तो बहुत सैटरडेज को बहुत मुझे भाग दौड़ी होता था, और फिर लेक्चर्स हमारे चलते थे पूरा 8:30 9 बजे तक, 9 बजे तक चलते थे। उसके बाद में घर जाके कुछ खाना वाना बनाना है वगैरह, तो बहुत थक जाती थी मैं। तो तभी भी घर वाले बहुत मतलब अब बिकॉज दे वर कंसर्न्ड अबाउट मी, तो मत करो, छोड़ दो, जाने दो, क्यों, क्या जरूरत है। कभी कभी सैटरडे इवनिंग को प्रोग्राम बनता था, पिक्चर जाना है, ड्रामा जाना है, तो मैं हमेशा मना कर, नहीं नहीं मेरे क्लास है मैं नहीं जाऊंगी, दैट वे, यू नो। तो ये जो आपको 4-5 महीने है, सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। आपको फुल कंट्रोल रखना है अपने आप के ऊपर, और कुछ जिद पे आना है कि नहीं मैं करूंगी और मैं इसको एग्जाम दूंगी और क्लियर करूंगी। ऐसा जिद आप अगर पकड़ोगे तो ही ये होगा, अदरवाइज यू नो सब आजू बाजू आपका कंसर्न है इसीलिए मना करते, मत करो, छोड़ो, जाने दो, क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हो एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू हैव लॉट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और अभी जब वो हो चुका है तो इतना गर्व से कहते हैं हमारे जो घर वाले ना, सब ऐसे खुश होके कहते हैं, अरे मेरी वाइफ ने ये किया, मेरी मम्मी ने ये किया है, दैट वे इट इज। सो इट्स ऑल अ पासिंग फेज, आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। और तीसरा जो जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कर पाऊंगी, ये मेरे अंदर है वो क्षमता। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्योंकि हम सब कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी एज हो गई है, मैं मेरे से नहीं होगा, या इतना पढ़ाई अभी मैं कैसे करूँ, ऐसा मत सोचिए। आप सब लोग कर पाते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ा हेल्प की जरूरत है, जो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। मोटिवेशन की जरूरत है, जो पाटीदारवाड़ी में इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि एक दूसरे को सब लोग मोटिवेट करते हैं। टीचर्स तो करते ही है, लेकिन जो आपके जो कलीग्स है, आप एक ग्रुप बना के आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बहुत सारा चीज, ग्रुप स्टडी हो सकता है, राइट। सो आपको ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। विल गो फर्दर। हाँ, अभी थोड़ा सा डिटेल प्रैक्टिकल एग्जाम और थियोरी के बारे में देखते हैं। हाँ, तो ये भी सब नेट पे रेडी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन में क्या क्या पूछा जाता है। षट क्रिया, यानी आपके वो शुद्धि क्रिया है वो, अभी शुद्धि क्रिया है वहां पे अगर फैसिलिटी है तो करवाते हैं, अदरवाइज वो लोग सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने बोलते हैं, यानी कि जल नीति करके बताओ। तो आर्टिफिशियली मतलब आपको ऐसे दिखाना है, जैसे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, आप कैसे आपने एक रबर का कैथेटर पकड़ा है, सॉरी वो जल नीति अगर करना है तो पॉट को आपने पकड़ा है, पहले साफ किया पॉट को, फिर उसमें पानी भरा है, ऐसे एक्टिंग करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से षट क्रिया में से कोई भी एक क्रिया आपको करने बोलेंगे। फिर सूक्ष्म व्यायाम,
सूक्ष्म व्यायाम जो है, आपने बहुत सारे अलग अलग संस्था से अगर आप हो तो सब जगह अलग अलग रहते, तो आपको जितने ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम आते हैं, सपोज आपको बोला गया कि हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करो, तो जितने आते हैं आपको सब करना है। आपको ऐसे नहीं बोलेंगे आप 2 करो 3 करो, करते जाओ आप, जब तक वो एग्जामिनर नहीं बोले आपको कि रुको अभी बस, तब तक आपको करते जाना है। सो सूक्ष्म व्यायाम आपको अलग अलग जगह से आप देखो कैसे करते हैं। आपकी संस्था में एक पर्टिकुलर पद्धति से करते होंगे, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखो जहाँ पे सूक्ष्म व्यायाम अलग तरह से भी करवाए जाते हैं। ज्यादा जितने आप सीखते हो उतना अच्छा है। उसके बाद सूर्य नमस्कार, एक ये भी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको करना पड़ता है। सूर्य नमस्कार एकदम अच्छे से आपको करना है। अभी हमारी जब एग्जाम हुई थी ना, तो हमको सूर्य नमस्कार के मंत्र भी पूछे गए थे। अभी आपका पता नहीं मुझे, उसके बाद शायद बंद हो गया था मंत्र वगैरह पूछना, बट एज अ प्रैक्टिस ना, आप जब प्रैक्टिस करते हो, अगर आप मंत्र बोल के प्रैक्टिस करते हो ना, आपके लिए ही अच्छा है। नॉट फॉर द एग्जाम सेक आई एम सेइंग, बट फॉर दिस फॉर योर ओन डेवलपमेंट, आप मंत्र के साथ अगर करते हो तो बहुत इफेक्टिव होता है। तो सूर्य नमस्कार आपको अच्छे से आना चाहिए। आसन जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको बताया जाए कि ये आसन करो तो वो आपको करना चाहिए ना। इन केस आपको जो आसन बताया गया वो आपको नहीं आता है या आपको नहीं जमता है, सपोज अभी मुझे बताया गया, सपोज एक पर्टिकुलर आसन जो मेरे से नहीं होता है, तो आप बिल्कुल डरना नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एकदम सॉफ्टली अच्छे से एग्जामिनर को रिक्वेस्ट करना है कि ये आसन मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ऑल्टरनेटिव वो लोग आसन देते हैं आपको, या फिर आपको बोलते हैं कि ये आसन आप करो। तो ऐसी टेंशन में मत रहो कि ये आसन तो मेरे से अच्छे से नहीं होता है, वही पूछेंगे, तो दैट वे। और अगर आपको कुछ मेडिकल इश्यूज है, किसी को बीपी हाई है या ऐसा, तो आप पहले से लिख के आपको देना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करके। तो आपको उस अकॉर्डिंगली वैसे वाले आसन नहीं पूछे जाएंगे जिसमें आपको तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये सब आपको पहले से ध्यान रखना है। तो आसन जो है 2 आपको करने पड़ेंगे जो आपको बताया जाएगा, और एक आपको सिखाना पड़ेगा। जो भी आसन वो बोलेंगे, या आपको चॉइस भी दे सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर रहता है सब। तो अगर आपको बोलते तो कोई भी एक आसन आपको सिखाना है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सिखाने की। ये तो आप कर लोगे अच्छे से, खुद प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिकल तो अच्छे से ही जाएगा आपका, लेकिन जब सिखाने की बारी आती है ना, तभी बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं। बोल नहीं पाते अच्छे से, भूल जाते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या वो स्टेप बाय स्टेप जैसे पद्धति से सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाते हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको, कैसे सिखाना है आसन को, वो अच्छे से आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला, एक आप ग्रुप बनाइए, आपके घर में फैमिली मेंबर्स को बिठाइए, या फिर आपकी सोसाइटी में ऑनलाइन थोड़े से क्लास लीजिए। जितना आप बोलने का प्रैक्टिस करोगे ना, ये इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। उसके बाद आपको प्राणायाम करने को बोला जाएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, तो वो ध्यान में बैठिए। कैसे बैठते हैं, तो यूजुअली क्या होता है ना, उनको ये सब आपने किया है तो उसके मार्क्स देने होते हैं एग्जामिनर को। मैं खुद कॉलेज में एग्जामिन करती हूँ ना बच्चों को, तो मुझे अभी मार्क्स देने हैं, तो शांति से वो चुपचाप बैठे सब लोग, इसलिए उनको बोलती हूँ 5 मिनट आप ध्यान में बैठ जाओ, यानी आंख बंद करके वो सब बैठे, मैं अपना काम फटाफट कर लेती हूँ। इट्स लाइक दैट, अंदर की बात है ये। तो मेडिटेशन जो है वो मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं, उसमें बैठ के आंख बंद करके आपको ध्यान में बैठना है। फिर आएगा एक टॉपिक जो आपको सिखाना है, यानी विषय जो बोलते हैं। जैसे अभी आपको बाद में दीपक भाई बताएंगे ही, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, उसमें से मैं 2-4 पढ़ती हूँ। अष्टांग योग के बारे में बोलो 2 मिनट, या पंच क्लेश के बारे में बोलो, या फिर भक्ति योग के बारे में बोलो, या फिर चित्त भूमि के बारे में बोलो। ऐसा वाला टॉपिक थियरी का वो भी आपको पढ़ाने आना चाहिए, राइट। सो व्हाट आई एम एडवाइजिंग इज, आप पहले से ही ना एक लिस्ट बना के रखो कौन कौन से टॉपिक ऐसे आ सकते हैं पूछने के लिए। तो उसके ऊपर एक शॉर्ट आपकी बुक में नोट्स सॉर्ट ऑफ अपने ही वर्ड्स में आप लिख के रखो, और उसको रोज रोज रिवाइज करो और बोलने की कोशिश करो आप, सो दैट विल रियली हेल्प यू। तो मैंने क्या किया था, एक नोटबुक बनाई थी जिसमें ये सब मैं लिखते जाती थी। तो सपोज अभी आज क्लास में टॉपिक हुआ है चित्त भूमि, तो मैं चित्त भूमि टाइटल देके एक पेज का नोट बना के रखती थी कि क्या क्या बताया चित्त भूमि के बारे में, सो दैट अगर आप 2-3 पेज बनाते हो ना, तो वहां पे 1 पेज जितना बोल पाते हो। अगर 10 मिनट का आप स्पीच बनाते हो तो 2-5 मिनट बोल पाते हो। सो आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है हर एक टॉपिक को। तो फिर उसके बाद आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसको वाइवा कहते हैं। ठीक है, तो वाइवा में मतलब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जहाँ पे आपका अलर्टनेस चेक होता है, आप कितने अलर्ट हो, ऐसे चेक होता है।
तो फॉर एग्जाम्पल हमको हमेशा ऐसे ही हम याद रखते हैं कि हार्ट पेशेंट को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, है ना। हमेशा हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं ना, हार्ट पेशेंट है तो हृदय रोग वाले ये नहीं करते, ऐसा हम सोच के वही हम प्रिपेयर करते हैं। बट अगर आपको पूछा गया कि हार्ट पेशेंट को कौन से आसन करने हैं, तो एक सेकंड आप थोड़ा सा मतलब शॉक, मतलब यू फील यू आर टेकन अबैक फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर आप सोच के आंसर देते हो, राइट। सो इसमें क्या होता है, आपका अलर्टनेस चेक किया जाता है। जैसे कि हमारा वाइवा था, मुझे ये सवाल पूछा गया था, मतलब मुझे नहीं और किसी को पूछा गया था कि संघ प्रक्षालन के बाद कौन सा फूड खाना चाहिए। तो यूजुअली सब लोग जवाब दे रहे थे खिचड़ी, उसके अंदर ये डाल के, घी बहुत सारा डाल के वगैरह वगैरह, एंड दे वर कीपिंग ऑन आस्किंग कि और क्या और क्या। तो मुझे जस्ट मतलब आई थॉट कि दिस माइट बी द राइट आंसर, तो आई सेड कि दही और छाछ लेना चाहिए, क्योंकि और क्यों, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए आपको, उसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो उस हमारे शंख प्रक्षालन करते वक्त सब निकल जाते हैं ना, तो वो हमको खाना चाहिए। तो यू शुड हैव क्विकली यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। अब ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं पे भी नोट्स वगैरह में नहीं मिलेगा, बट आपका दिमाग, आपको कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, जो आप रोज प्रैक्टिस करते हो योगा, तो आपको वो ध्यान में आ जाएगा। एक अटपटा सवाल पूछा था, दिस इज ऑल्सो रियली, तब आपका अलर्टनेस चेक होता है कि नौली में किस तरह का ब्रीदिंग करना है, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, राइट। अभी इसका आंसर क्या है, आप अब सोचने लगोगे कि नौली कभी करते हैं जब आपने कुंभक लगाया, यानी ब्रीदिंग आपका हो ही नहीं रहा है उस वक्त। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर आंसरिंग दोज वाइवा क्वेश्चंस। तो वाइवा में आपका अलर्टनेस और आपकी नॉलेज, आपकी कॉमन सेंस, वो सब चेक होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, आपकी ये डेमोन्स्ट्रेशन स्किल चेक हो रही है, राइट। फिर आपको टॉपिक दिया गया है, वो कैसे आप पढ़ा रहे हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो कि नहीं, यू नो। एंड एक आसन जो है, जो आप किस तरह से सिखाते हो क्लास के अंदर, वो भी आपको करना है, और वो चेक किया जाता है। और वाइवा लिया जाता है, वाइवा यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है, अगर 6 जन को अंदर लिया है, तो आपका जो पैनल है 3 लोगों का, एक जन जो है वो सवाल पूछता है, बाकी 2 ऑब्जर्व ही करते हैं, सब लोग नहीं बोलते वहां पे, राइट। और एक एक जो लाइन से एक एक को आसन करने बोला जाता है, या 3 को एक आसन दिया जाता है, दूसरे पीछे वाले 3 को दूसरा आसन दिया जाता है, ऐसे करके इट डिपेंड्स ऑल ऑन दी एग्जामिनर, कैसा वो कंडक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक एक जन को खड़ा करके सिखाना पड़ता है, यानी आपका जो ग्रुप है 6 का, उनको ही आपको सिखाना है, अलग से कोई क्लास नहीं होता है, राइट। और फिर एक एक करके सबको सवाल पूछे जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो फर्स्ट बैठा है ना, उसको सवाल अगर नहीं आ रहा है जवाब, तो सेकंड को नहीं आ रहा है तो थर्ड को, ऐसे पास ऑन होता है। तो जो लास्ट बैठा है ना, उसको, वो बंदे को दिमाग में एकदम शार्प रखना चाहिए, क्योंकि वो सवाल होते होते एंड में उसके पास आ जाता है, राइट। सो अगर नहीं भी आया आपको, तो कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल का जवाब आपके पास हो। कभी कभी आपको आता है, बट उस वक्त आपको फटाक से क्लिक नहीं होता है, यू नो, ध्यान में नहीं आते, तो कोई बात नहीं, कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो जो एग्जामिनर्स है ना, वो दे आर पीपल लाइक अस ओनली, ऐसे कुछ वहां ऊपर स्वर्ग से नहीं आए हैं वो लोग, ओके। सो ज्यादा फियर करने की जरूरत नहीं, आया है तो अच्छी बात है, बोल दो, नहीं आया तो बोलो नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा पढ़ लूंगी, बाद में बताऊंगी वगैरह, एनीथिंग वेरी पोलाइटली यू शुड से, ओके। और एक चीज आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर के साथ ना बहुत पोलाइटली आपको पेश आना है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर बैठे हैं ना, वो बहुत मतलब उनका दिमाग का दही हो जाता है, इतने लोगों का वो आसन देखते हैं, और एग्जाम ये वाइवा का क्वेश्चन का अटपटा जवाब सुनते हैं, तो ऑलरेडी उनका दिमाग थोड़ा सा, एज अ योगा टीचर सबका दिमाग बैलेंस होना ही चाहिए, बट आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, है ना। तो आप बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली उनको रिप्लाई करना है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, दे आर इम्प्रेस्ड बाय द एटीट्यूड यू आर हैविंग, ठीक है। हाँ, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है। हाँ, तो आपको एक आसन और एक प्राणायाम रोज किसी को पढ़ाना है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना आपको प्रैक्टिस होगा ना बोलने का, वो आपको बहुत काम आएगा। आप खुद तो प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके आसन अच्छे से परफेक्टली कर रहे हो, बट सिखाने का जो स्किल है ना, उसको थोड़ा सा आपको मास्टर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक आसन और एक प्राणायाम रोज आप 5-10 मिनट किसी को बिठाओ और सिखाओ, कोई नहीं मिला तो आईने के सामने आप बोलो, लेकिन बोलना प्रैक्टिस करो कि ये आसन है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये आसन जो नाम का महत्व क्या है,
कि उसका पूर्व अभ्यास क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, सब एक 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 आपको सिखाना है, राइट? दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर कोई क्लास में आप पढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपकी वॉइस जो है वो अच्छा शार्प और क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कोई भी आसन करने से पहले पूर्व तैयारी, पूर्व अभ्यास क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर साधक आपके सामने बैठे हैं और कुछ कोई गलत कर रहा है तो उसको करेक्ट करने भी आना चाहिए। आप सिर्फ बोलते जा रहे हो और आपको पता ही नहीं आगे वाला क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर अ टीचर, आपको सामने जो साधक बैठे हैं उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। तो सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, पैर को ऐसे रखो, ऐसे सब आपको करेक्शन करने भी आना चाहिए। हर आसन के फायदे और उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे बहुत ज्यादा आप एम्फसाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। आसन शुरू होने से पहले ही आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताना है। मैंने जब भी हमारा प्रीलिम एग्जाम लिया था तो दीपक भाई ने मत्स्य आसन मुझे पूछा था और मैंने सब अच्छे से बोला, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन लास्ट में बोला। तो वो उनका कमेंट मुझे अभी भी याद है, हमेशा याद रखती हूँ मैं, कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन पहले बोलो। उसने आसन कर दिया, बाद में आप उसको बता रहे हो कि आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें। अभी आपका जो आसन है उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री आसन है, जैसे कि सर्वांग आसन के बाद आपको मत्स्य आसन करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर कैसे आपको बोलना है, स्पीच जो है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। जैसे अभी भी मैंने बोला, ये थोड़े से टॉपिक्स मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाले हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। आई हैव अ लिस्ट ऑफ आई थिंक 17 और 18 टॉपिक्स विद मी। तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक नोटबुक आप बनाएंगे जिसके अंदर एक एक टॉपिक लेंगे और 2-2 3-3 पेज की नोट्स आप खुद बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, सो आपको अगर 10-15 मिनट का स्पीच बनाएंगे ना तो वहां पे 2 मिनट आप बोल पाओगे। मेरे खुद का एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। हम लोग को 100 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं बीएमएस में। ओके, सो 100 मिनट्स मुझे 60 स्टूडेंट्स के सामने, और 60 स्टूडेंट कैसे, एज ग्रुप ऑफ 18 to 20, यू कैन इमेजिन। आप घर के 2 बच्चे भी हम संभालना मुश्किल लगता है, हम लोग 60 से 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, राइट? और 100 मिनट मुझे बोलना है उनके सामने। तो 100 मिनट अगर मुझे बोलना है तो 100 मिनट की तैयारी मेरी कितनी होगी आप इमेजिन कीजिए। 1 घंटा नहीं, मुझे ऑलमोस्ट फॉर 5 to 6 आवर्स प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये टाइम में क्या कवर करना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, लाइक दैट। सो आपको अगर 2 मिनट बोलना है वहां पे तो कम से कम 15 मिनट का आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, तो ही आप 2 मिनट वहां पे अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है, तो हर एक जो टॉपिक है ना उसके बारे में अच्छे से आप जो बुक यूज करते हैं या आपको जो लेक्चर में बताया गया है उसके ऊपर आप सब मटेरियल जमा करके अपने वर्ड्स में लिखिए। अपने वर्ड्स में आप जब लिखते हो ना तो आपको वो बोलने में आसानी होती है। किसी का कॉपीड अगर है आपका तो आपको फिर जमता नहीं है इतना। सो अपने वर्ड्स में आप लिखिए, अष्टांग योग क्या है, उसके 8 स्टेप्स क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे हर एक टॉपिक पे आप बनाइए और उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप सिर्फ बनाइए मत, उसको बोलना है। अभी कभी कभी ना टाइम का बहुत मारामारी होता है, टाइम का बहुत इश्यू होता है। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब में हूँ, तो पूरा दिन तो मेरा कॉलेज में ही चला जाता, तो प्रैक्टिस कब करूँ, राइट? तो मैंने क्या किया था, मेरे मेरे टिप्स दे रही हूँ मैं आपको, जैसे सूटेबल है वैसे करना है। मैंने कुछ बुक तो बनाई थी और एक शीट ऑफ पेपर, अलग अलग पेपर में सप्लीमेंट में ये जो टॉपिक है ना उसके ऊपर नोट्स बना के रखे थे मेरे। और वो नोट्स हमेशा मैं मेरे पर्स में रखती थी। तो मुझे घाटकोपर से मुलुंड रोज जाना आना पड़ता है, तो ट्रेन में मेरा 15 से 20 मिनट जाता है, आने जाने में 20 मिनट, राइट? तो उस टाइम में मैं वो थोड़ा रिवाइज कर लेती थी। ठीक है, फिर कॉलेज में जाते वक्त हमारे लेक्चर्स होते हैं तो लेक्चर्स के बीच में थोड़ा गैप होता है या कभी फ्री लेक्चर मिल जाता है, बच्चे नहीं है तो उस वक्त मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेती थी। एक बार वो पक्का हो गया तो मैं सुबह जब हमारा रूटीन काम चलता है घर का, या फिर हम व्हेन आई एम टेकिंग अ बाथ, तो दिमाग में हमेशा वो आज मैं एक टॉपिक करना है वो सोच के रखती थी। तो अष्टांग योग सपोज मुझे करना है तो मैंने जो नोट्स बनाए बार बार मैं रिकलेक्ट करती थी अपना काम करते करते। तो इस तरह से कंटिन्यूअस अध्ययन 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 चलता रहता था। और एक चीज मैंने की थी, अभी आगे की स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। यूट्यूब वीडियोस है बहुत सारे अच्छे अच्छे। तो मैं वो कौन सा चैनल है यूट्यूब का वो मैं बताती हूँ। तो मैं कंटिन्यूअस जब मैं खाना बनाती थी सुबह उठ के किचन में मेरा मोबाइल चालू होता था और यूट्यूब में मेरे कंटिन्यूअस ऐसे जो लेक्चर्स है वो बैकग्राउंड में मैं सुनते ही रहती थी। मतलब चलता ही रहता था ऐसे। तो कंटिन्यूअस अगर आप करते हो ना तो आराम से आपको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है। ठीक है,
हाँ, थियरी कैसे अभी पढ़ना है। हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल का मैंने बता दिया आपको। थियरी के लिए आपको एक बुक दी होगी या मिल जाएगी, जिस जो गवर्नमेंट की है, उसमें 11 चैप्टर्स है ये बुक में। हाँ, ये जो हम जब पढ़ते थे ना, आई थिंक वो सेम ही बुक होगा आपका भी। तो क्या करना है अभी, आज से लेके, टुडे इज 30th, हाँ, तो चलो आज का दिन छोड़ दो, संडे, कल से लेके, कल से फर्स्ट है, फर्स्ट से आपका जब भी एग्जाम है, नवंबर में है या दिसंबर में, आप काउंट करो नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपके पास। हाँ, एंड देन यू डिवाइड ईच चैप्टर अकॉर्डिंगली। हर एक जो चैप्टर है, जैसे मैंने जब काउंट किया था ना, तो मुझे हर एक चैप्टर के लिए 2 ही दिन मिले थे मुझे, 2 to 3 days, राइट। यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। आप ऐसे आराम से बाद में नवंबर में दिसंबर में ऐसा मत सोचो, अभी से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हर एक चैप्टर को मैंने 2 या 3 दिन दिए थे, और हर एक चैप्टर जो है उसकी समरी बनाई थी। मेरी एक नोटबुक है, अभी यहाँ पे तो दिखाना मुश्किल है, बट मैंने हर एक जो चैप्टर है, देखिए आपको दिखेगा, मेरे हैंडराइटिंग में है ये। हाँ, एक ऐसी नोटबुक बनाई थी, तो हर एक चैप्टर का समरी बनाया था। समरी इन द सेंस मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन आंसर टाइप का, 1 लाइन के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वैसे टाइप का समरी बनाया था। तो उससे क्या होता है, बाद में जब भी आपके पास वक्त कम है या आपको सिर्फ थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करना है, तो पूरा बुक में नहीं पढ़ती थी, ये जो मेरे नोटबुक में पॉइंट्स है वही पढ़ती थी मैं, राइट। तो बार बार रिवीजन होते रहता था। तो ऐसी वाली समरी बनाएंगे आप। और ये जो 11 चैप्टर है ना, उसमें से कुछ चैप्टर तो मतलब सूक्ष्म व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, आसन है, तो वो तो आप रोज करते ही हो, तो अलग से वो पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपको पता ही है। ठीक है। एवरी सैटरडे संडे जब लेक्चर होता था खत्म, अभी सैटरडे तो इवनिंग में होता है, तो फिर नेक्स्ट डे में करती थी। तो इमीडिएटली जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसको फटाफट मैं रिवाइज कर लेती, तो पक्का हो जाता है। आपने जो भी क्लास में पढ़ा है, अभी आगाशे सर का लेक्चर हुआ होगा, आपका बहुत सारे लेक्चर्स हुए होंगे, राइट। तो उसको इमीडिएटली रिवाइज करके आई यूज टू प्रिपेयर सम नोट्स। ये लिखना है ना बहुत जरूरी है। आप जब लिखते हो ना तो ज्यादा पक्का हो जाता है। सिर्फ एक बार आप रीड करते हो तो पक्का नहीं होता है, आपको लिखने की आदत डालनी चाहिए। तो मैं इस तरह से ना, आई जस्ट शो यू, मेरे ये नोट्स है यहाँ पे, मैंने जस्ट फोटो निकाल के यहाँ पे डाला है। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैन यू सी? यहाँ पे 4 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, राइट, यू कैन सी, या। तो मैंने क्या किया था, ऐसे रफ है, मेरे हैंडराइटिंग इतने अच्छे नहीं है, जस्ट एक्सक्यूज दैट, बट कैसे करना है मैं बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, एक ऐसे शीट्स दिए, हमारे कॉलेज के सप्लीमेंट्स है, तो उस पे मैंने 4 3 2 1 ऐसे लिख के रखा था। तो 4 मतलब 4 4 क्या होते हैं यहाँ पे, 4 अंतकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मनस, 4 चित्त प्रसाद कौन से होते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ऐसे 4 4 की लिस्ट बनाई है। फिर 3 क्या होते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ ज्ञान योग, उसके 3 3 ऐसे करके मैंने 1 2 7 8 9 ऐसे करके, 18 क्या है, 18 अध्याय ऑफ भगवत गीता, तो सबके नाम लिख के रखे थे। तो आते जाते ना ऐसे वाले जो ऐसे पॉइंट्स मैंने बना के रखे, वो पर्स में ही रहते थे। मैंने जब भी समय मिला, 10 मिनट मिला, कहाँ पे मैं वेटिंग में हूँ, तो इमीडिएटली बैग में से निकाला और ये पढ़ना शुरू कर दिया। सो दिस यूज टू मेक द अध्ययन जो पार्ट है मेरा, वो चलते ही रहता था कंटिन्यूअसली। जहाँ पे मैं हूँ वो कंटिन्यूअस अध्ययन चलता रहता था। हाँ, दिस इज द नोटबुक विच आई वाज टेलिंग यू। हर एक चैप्टर देखो, ये चैप्टर 1 है, उसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसे मैंने खुद ही क्वेश्चन आंसर बनाए थे अपने लिए। क्वेश्चन 1 छोटे छोटे छोटे, व्हाट आर द 7 सब्सटेंसेस कंबाइंड टू मेक अप ह्यूमन टुडे, उसमें रक्त, मांस वगैरह आपने पढ़ा ही होगा। तो इस तरह से मैंने एक बहुत सारा राइटिंग किया था अपने लिए, विच यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ये मैंने एक ही स्लाइड बनाया है, तो किस तरह से एक पेज पे पूरा 7 नंबर लिख के 7 7 क्या क्या है वो मैं लिखती थी। यानी अभी 7 चक्रस है यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से 6 5 4 3 2 वगैरह वगैरह के पेजेस बनाए थे। अभी यहाँ पे मेरी नोटबुक है, देखो हैंड रिटन आपको दिख रही है इस तरह से, अलग अलग मैंने इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। मैंने कंटिन्यूअसली यू टू कीप ऑन स्टडिंग, राइटिंग, तो ही आपको ये सब अच्छे से जमेगा और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपका। देन सूत्रास आते हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो आपको हर एक जो सूत्र आपके लेवल के हिसाब से, लेवल 1 में कुछ सूत्र है, लेवल 2 में थोड़ा ज्यादा है वगैरह, आपको बताया जाएगा कौन से सूत्रास है, और ये सिलेबस में भी दिया गया है। तो वो जो सूत्रास है ना, उसको अच्छे से मेमोराइज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और मेरे किचन में मैंने वॉल के ऊपर चिपका दिए थे वो सूत्रास।
तो जब मैं चपाती बनाती हूँ ना तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स लगता है हमको वो करने के लिए काम, तो कंटिन्यूस वो पढ़ना शुरू रहता था मेरा, सूत्रा जो है संस्कृत का, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा डर लगता है आपको, बट आप अगर रोज रोज रिवाइज करोगे तो अच्छे से आपको आएंगे। और सूत्रास जो आप करते हो सिर्फ बाय हार्ट मत कीजिए, उसका मीनिंग भी आप समझिए, आपके खुद के लिए भी अच्छा है, और लेटर ऑन आपको जब वाइवा होगा आपका और कुछ मीनिंग पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से पता होगा, तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सूर्य नमस्कार मैंने पहले ही बोला, आपकी जो प्रैक्टिस है ना उसके अंदर प्रेयर और मंत्र के साथ अगर आप करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, और आगे चलकर अगर वाइवा में पूछा जाए, अभी तो मुझे लगता है पूछते नहीं है, बट अगर पूछा जाए तो आप रेडी रहोगे। दूसरा एक फियर होता है सबके माइंड में, वो है एनाटॉमी। हाँ, अगर आप साइंस फील्ड के नहीं हो और आपको एनाटॉमी मतलब इतना स्कूल में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो आपको भी याद भी नहीं आया है ना, तो इसके लिए मैंने सरल उपाय क्या ढूंढा था, मेरे पास एक बच्चों वाली बुक थी। बच्चों वाली बुक, ये देखो अब मैं दिखा रही हूँ, दिख रहा है आपको, ह्यूमन बॉडी करके, दिस इज छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वैसे वाली एक मेरे पास निकली, कहाँ से ली नहीं थी मैंने, थी मेरे पास। तो उसके अंदर ना एकदम क्लियरली डायग्राम थे सब, यानी आपको अगर सर्कुलेशन सिस्टम है आपका हार्ट का, वो अच्छे से दिखाई देता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से, यानी आपको क्लैरिटी आ जाती है दिमाग में आपके, तो वो एक बुक मैंने यूज की थी। सेकेंडली मैंने जो क्या किया था, जैसे मैंने अभी अभी बताया, यूट्यूब बहुत ही यूजफुल सोर्स है, आपको बहुत चीजें मिल जाती है, और हार्ट, रेस्पिरेशन, किडनी, ब्रेन के बारे में इतने अच्छे अच्छे वीडियो है ना यूट्यूब पे, तो आपको एक्चुअली कैसे हार्ट फंक्शन होता है, कैसे श्वास चलते हैं, लंग्स कैसे फंक्शन होते हैं, आपको एक्चुअली देखने को मिलता है, तो उससे आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाता है कि कैसे होता है। सिर्फ आप रीड करोगे ना फंक्शन तो इतना क्लैरिटी नहीं आएगा, बट आप देखोगे ना उसको तो बहुत क्लैरिटी आ जाता है, ठीक है। दूसरा बहुत ही अच्छी चीज मुझे बाद में मिली, एग्जाम दी उसके बाद मेरे को, अभी मैं जब लेक्चर लेती हूँ ना आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ तभी मुझे मिली है ये, उस एनाटॉमी के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन ऑन हार्ट, 50 क्वेश्चन ऑन रेस्पिरेशन, ऐसा, तो यूट्यूब में आप ढूंढो ऐसा, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ओके। बुक आपको पिक्चर वाली, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक पिक्चर वाली अगर बुक मिलती है तो वो ले लो। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने प्रिपेयर नहीं की थी बट अभी मैं सबको बताती हूँ, कि हर एक आसन और प्राणायाम का आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो आपको ध्यान में रखना है। आप जब करते हो ना तो आप एक्सपीरियंस करो कि वज्रासन में जब बैठी हूं मैं तो कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है उसका, यू शुड बी एबल टू, अपने आप ढूंढने की कोशिश करो और आपकी टीचर्स को पूछो। आपको ऑफकोर्स जब प्रैक्टिकल करवाते हैं ना सर, तो वो बताते ही है कि ये आसन करने से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, तो आप नोट डाउन करो उसको अच्छे से, कहीं पे लिख के रखो ताकि आपको आसानी हो। तो हर एक आसन और प्राणायाम का किस भाग पे असर हो रहा है वो आपको जानना जरूरी है। देन जैसे मैंने बताया, कंटिन्यूअसली यूट्यूब वीडियोस से मैं बहुत हेल्प लेती थी, मेरे किचन के अंदर यूट्यूब वीडियो मोबाइल पे चलते ही रहते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे विषय मिल जाएंगे आपको। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है CEC UGC के करके, हाँ, दिस इज गवर्नमेंट वेबसाइट, जो गवर्नमेंट ने इतने रिसोर्सेज दे दिए हमको पता ही नहीं है एक्चुअली। तो इसके अंदर ना हर एक योगा का आपको टॉपिक मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1 आवर के लेक्चर है, जैसे हठ योग प्रदीपिका के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर है, पतंजलि योग सूत्र पे, डाइट पे बहुत है, इवन QCI एग्जाम के ऊपर भी 1-1 घंटे के लेक्चर है, लेवल 1 लेवल 2, तो उसमें हर चीज बारीकाई से आपको बताई जा रही है, राइट। तो ऐसे जो लेक्चर्स है यूट्यूब के वो आप सुनो और उसको समझो और यूज करो, बहुत फायदा होगा। और एक चैनल मुझे मिला, ये भी मुझे बाद में मिला था एग्जाम होने के बाद, ये था योग एंड आयुर्वेदा करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर भी MCQ क्वेश्चन एंड आंसर्स है, दोनों है अलग अलग योग के टॉपिक्स के ऊपर, तो ये भी आपको बहुत फायदा करेगा, आपको ये सब करना है, ठीक है। मेरे टाइम पे तो इतना मैं नहीं कर पाई थी ये वगैरह, बट मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, एक बुक आती है, एक मिनट मेरे पास अगर है तो मैं दिखाती हूँ। जो योग में ना बहुत सारे अभी एग्जाम्स होने लगे, जैसे नेट एग्जाम बोलते हैं, गवर्नमेंट की एग्जाम है, तो उसके लिए एक बुक आती है ये वाली, ये मैंने लेके रखी थी, मुझे इंग्लिश में नहीं मिली थी लेकिन मैंने हिंदी में ली थी, प्रश्न संग्रह करके एक बुक है,
राइट। तो ऐसी अगर बुक आपको मिलती है तो उसमें ना ऑब्जेक्टिव्स ही रहते हैं सब और आंसर्स भी रहते हैं, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि कुछ कुछ आंसर्स गलत थे उसके अंदर, तो दैट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि ये अपने जैसे ही लोग बनाते हैं ना तो कभी कभी गलत आंसर भी हो जाता है। बट इसका हेल्प मुझे इसलिए हुआ क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो मुझे एग्जाम में देने उसके लिए मैं मेंटली तैयार होने लगी कि ऐसे वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, तो वो आंसर अगर मुझे नहीं आता है तो मैं क्लास में जाके टीचर्स को सर को वगैरह पूछती थी, तो उससे मेरा नॉलेज बहुत ही अच्छा हो गया और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई मेरी। तो ऐसे ई बुक्स भी अवेलेबल है, यानी नेट पे भी आपको कुछ कुछ बुक्स पूरे की पूरी हठयोग प्रदीपिका पतंजलि सूत्र सब मिल जाते हैं आपको। ठीक है। थोड़ा सा भगवत गीता का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आप भगवत गीता पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो भी कोई बात नहीं, आपको चैप्टर के नेम, कितने चैप्टर्स है, 18 चैप्टर्स है या कितने श्लोक है, 700 श्लोक है, हर एक चैप्टर का नाम क्या है, इतना बेसिक नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है आपको भगवत गीता के बारे में। हाँ, इसके बाद और एक बहुत ही सरल और इजी वे टू रिमेम्बर, दिस ऑल्सो आई लर्न इट ड्यूरिंग द सेशंस ओनली। हम पाटीदारवाड़ी में जब भी जाते थे तो लास्ट 2-3 सेशन ये हुए थे जिसमें माइंड मैप बनाना सिखाया गया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेथड, और मैंने यूज भी किया और बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली यूज किया मैंने। तो अभी ये माइंड मैप क्या है मैं बताती हूँ आपको। जैसे आप जानते हो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है हम ज्यादा यूज करते हैं जिसमें लॉजिकल थिंकिंग एनालिसिस वगैरह होता है, बट राइट ब्रेन जो है ना वो पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो हमारा जो राइट ब्रेन हम यूज नहीं करते तो उसको अभी हमको यूज करना है, पिक्चर्स के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को अंदर लेना है। तो अभी कैसे करना है मैं दिखाती हूँ आपको माइंड मैप। देखो ये एक सैंपल है, ये नेट से लिया है मैंने। तो आपको अगर कुछ भी टॉपिक है, सपोज मुझे अभी एक आसन के बारे में सब डिटेल्स फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी सपोज पर्वतासन। ओके, यहाँ पे लिखूंगी पर्वतासन। फिर पर्वतासन नाम का जो महत्व क्या है, क्यों आया ये नाम पर्वतासन, यहाँ पे लिखूंगी। फिर किस इसको करने से क्या फायदे है वो यहाँ पे लिखूंगी, ये किसको नहीं करना चाहिए ये यहाँ पे लिखूंगी, स्पेशलिटी क्या है पर्वतासन की मैं यहाँ पे लिखूंगी। समझ में आ रहा है। तो एक एक टॉपिक को इस तरह से माइंड मैप मैंने बनाए थे। आई विल शो यू वन एग्जाम्पल जो मैंने बनाया था यहाँ पे। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने सब आसनों के लिए इस तरह से बनाए थे। यू नो दिस इज भुजंग आसन, और यहाँ पे देखो हाथ से लिखा हुआ है मैंने, दिस इज उसके पूर्व अभ्यास क्या है, पूर्व भुजंगासन। फिर उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन पहले ही बोलना है आपको, तो ये सबसे पहले लिख दिया क्या कौन नहीं कर सकता है। फिर उसके फायदे क्या है यहाँ पे लिख दिया। फिर ये नाम का सिग्निफिकेंस क्या है, ये भुजंग मतलब उसका मीनिंग वगैरह है। हाँ, तो ये जो है ना एक ही ग्लांस में आपको थियरी एग्जाम के लिए भी काम आएगा, आपके प्रैक्टिकल के लिए भी काम आएगा, वाइवा के लिए भी काम आएगा। और क्योंकि ये पिक्चर है ना तो आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। तो जब भी एग्जाम के टाइम में बैठती थी ना तो मुझे ये पिक्चर याद आ जाता था इमीजिएटली, यू नो भुजंगासन। तो ये पिक्चर में याद करती थी कि यहाँ क्या है यहाँ क्या है, तो इमीजिएटली आई कुड राइट द आंसर्स। तो इस तरह से आपको हर एक चीज का माइंड मैप जितना बना सकते हो आप बनाओ। जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़े नेट से एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे ये देखो 8 लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा है ना। तो 8 कौन से अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, सॉरी समाधि। तो यम के फिर 5 है यहाँ पे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो पिक्चर देखते हो ना तो आपको जो 2 मिनट का लेक्चर देना है वो भी इजी हो जाएगा, आपको थियरी एग्जाम में कुछ टॉपिक है वो भी आपको इजी हो जाएंगे, यू नो एट अ ग्लांस। आपको पिक्चर देखने से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और याद भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े थोड़े एग्जाम्पल मैंने लिए हैं अलग अलग नेट से ही लिए। देखो ये साधना चतुष्टाय, आपके जो 4 पार्ट्स है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व। षट संपत्ति के 6 जो है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान वगैरह है। फिर इसके अंदर वैराग्य अभ्यास, अभ्यास के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम एंड सो ऑन। तो आपको ये लिंक भी समझ में आता है, आपको ये सब याद भी रहता है। इस तरह से आपको चार्ट्स, देखो यहाँ पे नर्वस सिस्टम यानी एनाटॉमी का भी इस तरह से आप बना सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका भी इस तरह से बना सकते हो। ये हैंड रिटन खुद बनाइए आप, यहाँ रेडीमेड मत लीजिए, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए रेडी लिखे है, बट आप खुद जब बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हार्ट जो है वो कैसे फंक्शन करता है, हर एक चीज जो हार्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ये एक पिक्चर में आपको समझ में आता है ना, राइट। तो इस तरह से माइंड मैप आपको बहुत
यूज आ जाएंगे। ये फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस का माइंड मैप है, कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं आपके, कैसे रिएक्ट करता है हार्ट बॉडी आपका स्ट्रेस में वगैरह वगैरह। ओके, तो ये हो गया माइंड मैप। कैसे पढ़ना है आपको, कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो मैंने आपको बताया। अभी एग्जाम के वक्त क्या क्या डिफिकल्टी आती है वो मैं थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, एग्जाम का जो पेपर होता है ना, वो जैसे कि मैंने बोला वो OMR शीट है, यानी ऑप्टिकल मार्किंग रीडर बोलते हैं, तो कंप्यूटराइज होता है, तो इस तरह से थोड़ा दिखता है। ये सेम नहीं है, ये तो मैंने नेट से फिगर्स लिए हैं। वो जो शीट है वो अवेलेबल भी नहीं होगा कि मैं आपको यहाँ पे बता सकूं। ये तो मेरे हम लोग के जो TY एग्जाम के एग्जामिनेशन शीट है, वो मैंने उसमें से थोड़े पिक्चर्स निकाले और थोड़े से हमारे नेट से लिए। तो ऐसे टाइप का दिखता है वो, जहाँ पे आपको आपका रोल नंबर है या नाम है वो लिखना है। तो आपको कैसे फिल करना है वो मैं बता रही हूँ। हाँ, ताकि हमारे साथ जिन्होंने एग्जाम दी थी ना, बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आया था, क्योंकि उनको पता नहीं था ना, तो उनके आंसर सब सही थे, बट ये फिलिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाए, तो उनको बार बार दूसरी बार एग्जाम देनी पड़ी थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये जो शीट दिया गया है उसको फोल्ड नहीं करना है कभी भी, क्योंकि वो कंप्यूटर में जाता है ना चेक करने के लिए, कंप्यूटराइज है, तो उसको फोल्ड नहीं करना है बिल्कुल। आपको एक ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करनी है। यूजुअली हम लोग ब्लैक पेन एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को, तो ब्लैक पेन से ही, जो बॉल पॉइंट पेन है ना, सादी 2 रुपए वाली आती है ना बॉल पॉइंट पेन, उससे करना है आपको। जेल पेन यूज नहीं करना है, वो स्प्रेड होती है। सो ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करके सर्कल बनाने हैं। पेंसिल अगर आप करना चाहे तो पेंसिल से करके उसके ऊपर ब्लैक बॉल पॉइंट से आप कर सकते हो। आपको अगर आंसर श्योर नहीं है तो पेंसिल से करके रखो, उसके बाद आपको वापस ब्लैक बॉल पॉइंट से करना पड़ेगा, क्योंकि पेंसिल डिटेक्ट नहीं करेगा आपको कंप्यूटर। सर्कल शुड बी डार्कन कंप्लीटली। कैसे करना है आगे की स्लाइड में मैं दिखाती हूँ। इरेजिंग इज नॉट अलाउड। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसको रब नहीं कर सकते हो, एक बार हो गया वो हो गया। दूसरे कहीं पे भी मार्क्स नहीं करने हैं आपको आंसर शीट पे, सिर्फ जो आंसर्स है वहीं पे ही करने हैं। मार्कर या वाइटनर ऐसा कुछ आप नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेथड दिखाया गया है। देखो अभी 4 ऑप्शन है, ABCD, तो आपको लग रहा है कि D ऑप्शन सही है, तो इसको अच्छे से ऐसे बबल करना है, आपको फिल करना है आपके ब्लैक पेन से। ये सब गलत तरीके है, यानी ऐसे टिक मारा तो रॉन्ग, आपका वो कंप्यूटर लेगा ही नहीं। ऐसे फिल किया तो भी नहीं लेगा, ऐसे आधा ही फिल किया तो भी नहीं लेगा। आपको ऐसे इस तरह से पूरा सर्कल को फिल करना है। ये थोड़ा सा एक सैंपल लिया था मैंने। यहाँ पे देखो आंसर्स के लिए जगह दी गई है, यहाँ पे आपका नंबर वगैरह डालना है, आपका कुछ और डिटेल डालना है, तो उसके लिए जगह दी गई है। हाँ, ये भी एक सैंपल वैसे वाला ही है। हाँ देखो, अभी नंबर कैसे डालना है ध्यान से, इसलिए मैंने ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे ना ऐसे बॉक्सेस दिए जाएंगे जिसमें आपको आपका कुछ रोल नंबर वगैरह होगा, या ये उसके साथ अल्फाबेट भी होगा, YCB या ऐसा कुछ भी, तो वो जो डाला गया और उसके नीचे ना ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। सो सपोज अभी यहाँ पे 1 है, तो मुझे 1 को सर्कल बबल करना है, बराबर। यहाँ पे 9 है, तो मुझे 9 ढूंढ के 9 को सर्कल करना है। तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे आपको सर्कल करना रहता है। जैसे सेंटर कोड है, देखो यहाँ पे 0001 है, तो यहाँ पे 0 नीचे है, कभी कभी 0 ऊपर भी होता है, वो देख के आपको करना रहता है। 1 को बबल किया है, तो ये जो ब्लैक पेन से आपको वो वाला ऊपर लिखा हुआ नंबर आपको बबल करना रहता है। ठीक है, तो ये है सही तरीका, डार्क बबलिंग आप देख सकते हो। ये है गलत तरीका, आपने 2 बार मतलब एक आंसर भी डाला है और एक यहाँ पे भी किया है, तो ये गलत आएगा आपका आंसर। आंसर यहाँ पे सही है बट ये आपने डाल दिया ना, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे ऐसे टिक करना ऐसे वगैरह ये नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर लेगा ही नहीं आपका। हाँ, आपका आंसर सही भी है तो भी नहीं लेगा वो। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो सर्टिफिकेट। हाँ, इसके लिए आप कर रहे हो ना मेहनत, तो दिस इज माय सर्टिफिकेट, जो हमको उस वक्त योगा टीचर लेवल 2 बताया जाता था, अभी टाइटल चेंज हो गए है। उसके बाद मैंने ये 2 डे का योगा प्रोफेशनल एग्जामिनर का भी एक किया था वर्कशॉप, उसका सर्टिफिकेट है। और हाल ही में अभी मुझे IYA इंडियन योगा एसोसिएशन जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है, उसकी एक लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, तो उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो ये मुझे अभी लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिल गई है, राइट। सो मुझे लगता है आप सबको समझ ही गया होगा कि कैसे आपको अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो तो पूछेंगे, या फिर हम आगे वाला टॉपिक ले लेंगे। मैम आई हैव अ Simplified क्वेश्चन। PPT हाँ। फिर से दिखाएंगे?
पीपीटी देखना है आपको? या 35 number. Yes, 1 second. I'll just share. Okay, 35 is this one. Yes, ma'am. And This second. This you will get in on the net. Yes, Net पे yeah, मिल yeah. जाएगा आपको. Yeah. और कुछ? Second. Second one. Second PPT you're saying? Yeah. Okay, 1 second. This one. Thank you. You want my details? Okay. आपको PPT भेज दूंगी ना. There's no need to take photos. Okay. और कुछ किसी को पूछना है? Ma'am, regarding the certificates you showed, like you had got QCI certificate, now it's YCB. Then you showed IYA. That's a different board Yes, altogether. yes. Again. Okay. Yeah, it is. See, IYA is the main body which conducts all these exams. India Yoga Association है ना, जो in charge है ये exams के. So that is a different certification. They have some criterias कि आपको I think 200 hours of yoga teaching होना चाहिए वगैरह वगैरह. आपका कुछ qualification, diploma degrees होना चाहिए. Then they give you that membership and you have to pay some fees to them. After that, that membership is given. Okay. मैडम आप क्वेश्चन को ही अटेंड कीजिए, आपका टॉपिक नेक्स्ट टाइम लेंगे. Okay. हाँ, I know अभी टाइम बहुत कम है. I will attend to questions. Yeah. ये थोड़ा लंबा चला. But I hope all of you got some value from this. No problem. हाँ. Good. हाँ. Okay. किसी को पूछना है कुछ और? About the slides, about anything else? Ma'am, can I get the slide before the preparation of theory? Which one now? Preparation of theory. Yeah. 1 second. I'm just moving them one by one. When the slide comes, you tell me. I'll stop over there. This one? Yeah, before this. This one? The one, no ma'am. This one. हाँ. ये टॉपिक्स आप अगर चाहो ना तो ये तो आपको दीपक भाई दे ही देंगे. बहुत सारे टॉपिक्स है. हम लोगों को भी लिस्ट दिया गया था. ऑलमोस्ट 18 to 20 टॉपिक्स है. उसका भी चाहिए तो मैं फोटो डाल दूंगी आपको जब मैं पीपीटी दीपक भाई को भेजूंगी. सिलेबस में लिखा है टॉपिक, सिलेबस में पूरा लिस्ट है. हाँ. अब सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे ना, सब डिटेल्स जो मैंने ये स्लाइड बनाया ना, सिलेबस देख के ही बनाए हैं. तो आप थोड़ा सिलेबस को देखोगे तो सब मिल जाएगा आपको. हर एक आसन का नाम के साथ है. इतना डिटेल में है आपका सिलेबस. कौन से आसन करना है, लेवल 1 लेवल 2 सब कुछ है. Slide before this. Slide before this. Yeah, this one. Okay. हाँ. Any other questions? आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत मेहनत करना है. हाँ, हार्ड वर्क करना है. हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं है. राइट. सो इतना मतलब जैसे हम सोचते हैं उतना इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है. मतलब आप इतना लाइटली मत लो और इतना डरो भी मत. इससे हार्ड वर्क करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो थियोरी प्रैक्टिकल, प्लीज प्रैक्टिस करो. और मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे क्लास में इतनी प्रैक्टिस करवाते कि आपको अलग से करना ही नहीं पड़ेगा. लास्ट में जब ये एग्जाम आएगी तो आपको पता चलेगा. प्रीलिम्स लेते हैं हमारी, उसके पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं और इतने क्वेश्चंस पूछते हैं ना. दीपक भाई तो सुबह बुला के इतने क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते थे और कभी कभी डर भी लगता था. बट वो प्रैक्टिस की वजह से ही हम अच्छे से कर पाए. थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं हम. तो आपको प्रैक्टिस करना है और क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है एक भी. जैसे मैंने बोला पूरा सेल्फ कंट्रोल रखना है. मूवी जाना है, यहाँ जाना है, कुछ नहीं. अभी तो पेंडेमिक है तो कहीं जाना आना नहीं है. बट और भी कुछ फंक्शन है ये वो तो अवॉइड कीजिए आप थोड़े दिन के लिए. क्लास को मिस मत कीजिए, बिल्कुल मत. इतने अच्छे टीचर्स आते हैं ना यहाँ पे, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. ऐसे लेक्चर्स जो है आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे जो आपको लाइव यहाँ पे मिल रहा है. बेस्ट में बेस्ट टीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे. तो आप बिल्कुल कंट्रोल रखिए अपने और जो भी चीजें बाद में कीजिए आफ्टर योर एग्जाम इज ओवर. और फिर अच्छे से करिए तो इतना खुशी मिलेगी आपको बाद में. that achievement is like I cannot express कि वो जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है और जो खुशी मिलती है वो बहुत ही अलग अनोखी खुशी है वो. मैम श्लोक वगैरह नहीं पूछेंगे, मतलब श्लोक
हाँ, श्लोक जो है ना पतंजलि मुनि के जो सूत्रज है वो थोड़े से आपको करने पड़ते हैं। वो कौन से हैं वो आपको सिलेबस से मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लास में भी आपको करवाए जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा मेमोराइज भी करना पड़ता है, शुद्ध आपका उच्चारण होना चाहिए और उसके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, तो वो आप प्लीज करिए। हाँ, पूरा का पूरा पतंजलि मुनि का जो सूत्र सबके सब नहीं करने होते, थोड़े स्पेसिफिक ही है, तो वही आपको करने हैं अच्छे से। पूरा आता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और एक मैं अभी टाइम है 2-5 मिनट तो दिखाती हूँ, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड। सूत्रस का ना मुझे एक रेडी ये मिला था, आई जस्ट शो दैट टू यू, 1 सेकेंड। और क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो एक दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि बाहर नहीं निकालते, ये पेपर्स आपसे ले लिए जाते हैं, तो कुछ कुछ ना, ये देखो एक क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रही हूँ आपको। मॉडल पेपर मुझे मिला था नेट से ही, हाँ, MCQs फॉर लेवल 1, तो दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है और उसके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो ना तो अच्छा लगता है आपको, फिर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस है, ये हम लोग क्लास में लेकर जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। सो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ही दीपक भाई। हाँ, और एक मैं चीज आपको दिखाना चाहती थी, नेट से Ma'am, can you बहुत share this question paper? या एवरीथिंग आई विल सेंड PDF करके, मैं सब दीपक भाई को भेज दूंगी आज ही, तो वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ Thank you. हाँ, 1 सेकेंड ना, और एक मैं चीज आपको, क्या मेरा सूत्रस का कहाँ पे है, हाँ 1 सेकेंड, आई विल शो इट टू यू। हाँ, दिस वन, ये दिख रहा है आपको, योग सूत्रस ऑफ पतंजलि समरी दिख रहा है। See, this is chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4। इंग्लिश में वो सूत्रस का एकदम ब्रीफ में, देखो एक नटशेल में आपको पूरा बुक मिल जाता है ये, राइट। ये देखो यहाँ पे, you got it? तो ऐसा बहुत सारा चीज मिलता है नेट से आपको, ये भी मैं भेज दूंगी आपको। हाँ, सो यू डोंट नीड टू वरी, सोर्सेज तो बहुत है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं आपके पास, आपको सिर्फ मेहनत करना आपका काम है, आपको हार्ड वर्क करना ही है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपको, है ना। ओके, और कुछ? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है चैट में, पैंडेमिक के वजह से एग्जाम प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा क्या? मैडम वो जवाब मैं देता हूँ। ओके, हाँ, थैंक यू हाँ वेरी दीपक मच, भाई, क्योंकि या कंडीशन लेटेस्ट, यस वी कांट क्योंकि से और कुछ एनीथिंग। किसको हाँ मैडम को पूछना है, अदरवाइज वी ऑल आर वेरी मच थैंकफुल टू मैडम। बहुत अच्छा, उन्होंने एटलीस्ट आपका टेंशन भी रिलीज किया है, किस किस को हाँ, थोड़ा टेंशन भी आया होगा, लेकिन सारे टॉपिक हुए नहीं है, इसके लिए टेंशन आया होगा। करेक्ट तो करेक्ट, ये हाँ जो क्वेश्चन पेपर मांग रहे हैं उसको बोलता हूँ कि अभी क्वेश्चन पेपर मत मांगिए, हाँ क्वेश्चन देख के कुछ नहीं समझेगा। जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तब बहुत सारा, और ये क्वेश्चन पेपर तो बहुत पुराना है। हाँ, आजकल यस, YCB पे नेट पे जाएंगे, YCB तो एक ऑलवेज मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, हाँ तो वो लेटेस्ट रहेगा, वो करेक्ट, आप चाहे तो ले सकते हैं, हर कोई के लिए अवेलेबल है। या वो पहला आंसर। दूसरा आंसर, दिसंबर तक क्या है वो गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं है कि सब कुछ खुल जाएंगे। आज के न्यूज़पेपर में ऐसा दिया है कि मंदिर वगैरह सब 22 सितंबर 21 सितंबर से खुल जाएंगे, और स्कूल और कॉलेज के बारे में अभी भी बंद ही लिखा है। तो अगर तब तक खुल गया तो आपकी एग्जाम पाटीदारवाड़ी में होगी, और नहीं खुलता है तो ऑनलाइन होगी। दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में भी जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कंप्यूटर पे, उसमें ऐसा ही सर्कल जो मैडम ने बोला है, सर्कल के बदले आपको बटन प्रेस करना है कि डी के ऊपर बटन प्रेस किया तो एक बार हो गया। ओके, फिर आगे क्या आता है क्वेश्चन, एक के बाद दो, फिर एक गया हो गया, उसको आप वापस नहीं बुला सकते, 2 के बाद 3, ऐसे आपको ऑप्शन ऑनलाइन पे मिलते हैं। वो अगर ऑनलाइन का एग्जाम होगा तो आपको एडवांस में पूरा ट्रेनिंग ऑनलाइन के लिए भी देंगे, उसके लिए भी मैडम को एक्सपीरियंस है, उसको भी बुलाएंगे या हम लोग भी समझाएंगे। सो उसके लिए फिक्र अभी से मत करो कि एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, वो किसको भी मालूम नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन लेने की, ताकि आप कंफर्टेबली सब साथ में बैठ के एग्जाम दो और हमारे सेंटर पे भी आओ, ये कोशिश रहेगी। फिर भी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये पक्का है। और दूसरा है, किसी ने पूछा है कुछ, ये भी आप पूछते हो स्लाइड वगैरह थियरी, तो मैडम का तो ये जो PPT है या तो ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है, वो आपको लास्ट में काम में इससे भी ज्यादा आएगा। एग्जाम के पहले ये देखो तो ज्यादा यूजफुल होगा। अभी वो सब टॉपिक कैसे तैयार कर रहे हैं कैसे नहीं, वो डर अभी मत रखो, धीरे धीरे जैसे टॉपिक होता जाएगा, जैसे मैडम ने बोला है वैसे एक एक नोट बनाते जाओ। ये टॉपिक आज हो गया तो इसकी नोट
अभी मैंने बना ली मेरे हिसाब से। और उसमें ये नोट अगर आप कंप्यूटर पे बनाते हो तो बेस्ट है, उसमें एडिशन डिलीशन कर सकते हो। पेपर पे भी, नोटबुक पे भी बनाते हो तो उसमें जगह रखो ताकि जब भी और नॉलेज मिले और बुक पढ़ के ऐसा आप कर सकते हो आगे जाके। और कोई क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं मिला ऐसा कोई है क्या? आई थिंक सबके डाउट सॉल्व हो गए अभी, एंड सब लोग एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे एग्जाम के लिए। अभी से आप थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दीजिए, डोंट वेट टिल लास्ट मोमेंट, दैट इज व्हाट वी वांट टू से। फिर से सबकी ओर से शुक्रिया। वैसे हमारी पाटीदार की फैमिली की है मैडम, जब भी बोलो तब अवेलेबल है। खाली बिजी शेड्यूल में लेक्चर लेने के आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे जो उसने नंबर दिया है, कुछ इमरजेंसी है तो पूछ सकते हो, अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते तो वो जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थोड़ी सूचना देता हूँ। Thanks a lot, ma'am. थैंक यू, Madam. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.